अभी जो हवा है वो करप्शन का ही है। पक्का, सीधा सीधा स्टैंप लगा हुआ है कि जीटीए के अंदर में बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है। पैसा मिला है तब जाके करप्शन होगा, जिसको पैसा ही नहीं मिला वो क्या करप्शन करेगा। यो दाजुले पनि बुझेछ, खासमा चाहिँ पैसा कमाउनु हो भने चाहिँ पार्टीमा जानुपर्ने रहेछ। कैसे लेते हैं इस चीज को आप? 40 साल से एक सोसाइटी ऐसी है जिसने कभी मतलब विकास के मुद्दे पे फोकस ही नहीं किया। वो फोकस कर रहे थे सिर्फ अलग राज्य आ जाएगा, पूरा गाय आ जाएगा, दूध दही छुर्पी नहीं चाहिए। दार्जिलिंग माना जाता था, कर्सियंग दार्जिलिंग माना जाता था कि ये एजुकेशन का हब है। मुझे लगता है कि कोई एक इंसान जो दार्जिलिंग को इम्प्रूव करना चाहता है वो पूरा जी जान लगा के पहले तो कोशिश करेगा कि वो एजुकेशन को ठीक करे। क्या किया अनित जी ने आज तक? और जहाँ पे कमेंट खुला हुआ है वहाँ पे फिर पब्लिक आपसे यही सवाल पूछ रही है कि आर योर कंटेंट मैच्योर्ड एनफ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपको रिसीव करने के लिए मैं नहीं आया। मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब फर्स्ट इंटरेक्शन जो है डायरेक्ट ऑन कैमरा हो तो ज़्यादा ऑर्गेनिक लगता है। बिकॉज पहले से मिले हुए हैं तो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो बातचीत कहाँ से शुरू करें, वो अगर पूरा बातचीत अगर कैमरा के पीछे में ही हो गया तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ छूट जाता है। फिर बराबर है, फिर ओरिजिनलिटी हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं। हाँ, ये भी है। बैकग्राउंड थोड़ी सी समझ ले तो कन्वर्सेशन में क्या होता है, एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप कर पाते हैं हम लोग। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप दार्जिलिंग से हैं अभी? हाँ, मैं एक्चुअली सिलीगुड़ी आया था कल रात को, तो अभी जाऊँगा दार्जिलिंग। कल रात को ही आप सिलीगुड़ी आए? हाँ, वापस कल रात को ही आया था। लेकिन जो एनडीटीवी वाला जो शो था वो लाइव चल रहा था? हाँ, लाइव चल रहा था कल रात को। वो होने के बाद मैं आया। बाप रे, कैसे कर लेते हैं मतलब ये सब चीज़? ये है एक्चुअली उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि कल शाम का जिस टाइम पे हो रहा था उसके बाद सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग की ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। एंड देन फिर भी आना, फिर एनर्जी एक चाहिए होता है कि आप एक शो में अटेंड कर रहे हो, उसका एक ठो है ना, दिमाग पे एक प्रेशर रहता है। फिर नहीं, अभी मतलब आदत ऐसी हो गई ना, मतलब मल्टीपल डिपार्टमेंट के साथ इंगेज होना, ये करना वो करना, तो अभी वो मल्टीटास्किंग एक हैबिट है, अभी कोई दिक्कत नहीं हो। वाह, वंडरफुल। कुछ चीज़ें हमें भी आपसे सीखनी पड़ी। आप खुद भी हैं, आप भी मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो आप भी लगे हुए हैं। आई नो देखते हैं कॉर्ड, देखते हैं। श्योर, देखता हूँ। सारा कंटेंट देखते हैं या? सारा तो नहीं हो पाता, बट डेफिनेटली कुछ कुछ देखते हैं, और कुछ कुछ कोई रेफर कर देता है कि ये कंटेंट आया हुआ है, आप देख लो, उस काम के हैं, तो इन दैट केस रेफर कर लेते हैं। रिसेंट जो भी पॉडकास्ट वगैरह रिलीज हुए हैं, क्या आपको समय मिला? सारे नहीं देखे, एक दो देखा हूँ मैं, जैसे एक दो कैंडिडेट्स के आपने जो लिए थे वो देखे मैंने, ठीक है, बट मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग कैंडिडेट्स का अभी तक हमने नहीं लिया है। क्यों मैं ये चीज़ कह रहा हूँ? हाँ, जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं अभी एक कैंडिडेट का लिया था। हाँ, वो एक्चुअली मतलब जब उनका अनाउंसमेंट हुआ उससे पहले ही वो रिकॉर्डेड हो चुका था। सो बाद में वो चीज़ क्लियर हुआ कि अच्छा ठीक है, कहीं ना कहीं एक हवा तो था। बट हाँ, कैंडिडेट्स के का जो लेना जो एक काम है वो अब समझ में आता है कि यहाँ पे थोड़ा सा टफ है, बिकॉज समय निकाल पाना, इसीलिए मैं कहा कि सबके लिए समय निकाल पाना बहुत आसान नहीं होता। राइट, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट बीजीपीएम के भी अमर लामा जी के साथ में हमने ट्राई किया कनेक्ट करने का, बट कहीं ना कहीं वो शायद बिजी हैं। इश्यू ये है, जैसे अभी इस बार इलेक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं है, नॉमिनेशन के बाद अगर आप देखें, और सिंबल मिलने के बाद तो कम ही टाइम है। तो वो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी पार्टी का कैंडिडेट्स हो, वो चाहते हैं कि पब्लिक के बीच जाएँ, अपने मतदाताओं से इंटरेक्ट करें रादर देन, तो इसमें थोड़ा हो जाता है। इसमें थोड़ी सी मेहनत ये ज़्यादा पड़ जाती है कि हमें ऑन साइट जानी पड़ती है रादर देन दे विजिट टू स्टूडियो। हाँ, अब लोगों को फिर ये भी एक आदत है हिल्स में कि जो मतलब मीडिया पर्सन है वही फिर दरवाजे पहुंचती है, और पॉडकास्ट का जो एक कल्चर है वो डेवलप उतना अच्छी तरीके से नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ, इसमें आप लोग का रोल थोड़ा ज़्यादा मेरे को दिखता है। जैसे आपका जो पॉडकास्ट का थोड़ा सा एक कन्वर्सेशन लेवल है, मुझे लगता है वो थोड़ा ज़्यादा सही है, बिकॉज मैं दूसरे कुछ चैनलों में भी देखे हूँ, मैं बायस नहीं होकर बोल रहा हूँ,
तो पॉडकास्ट के पीछे की जो एक रिसर्च रहती है, आप किस गेस्ट के साथ बैठ रहे हो, मतलब उसके थोड़े से बैकग्राउंड तो आपको जाननी पड़ती है। वो मैं देखता हूँ थोड़ा सा होमवर्क कम है, इसी कारण मैं मतलब देखता हूँ बहुत सारे जो इंटरव्यूज़ वगैरह भी है, पॉडकास्ट को अगर छोड़ भी दूँ तब भी वो जो आउटकम जो आनी चाहिए थी, इश्यू में जो क्लैरिटी आनी चाहिए थी पब्लिक के पास, मिलती नहीं है। सो आई गेस आगे बढ़ेगा तरीके से कोशिश कर रहे हैं, मेरे को लगता है। नहीं, वो और अपडेट होनी है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, ये सही ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट देयर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, वो इम्प्रूव होगी, बिल्कुल होना भी चाहिए। इनफैक्ट अगर मुझे पर्सनली अभी फील होता है कि जर्नलिज्म अगर इस एरिया में आज से 10-20 साल पहले डेवलप हुआ होता तो मेरे ख्याल से सिनारियो कुछ और ही होता, सोसाइटी को कितनी बेनिफिट मिलती। बिल्कुल, आज का दार्जिलिंग, आज का सिलीगुड़ी कुछ डिफरेंट ही दिख रहा है। हाँ, आई टोटली एग्री। अंडर डेवलपिंग फेज में है, मतलब डेवलपिंग फेज में है, डेवलप वी ऑल आर इन डिफरेंट, बस अपने अपने जब रियलाइजेशन हुआ, जब जागो तब सवेरा। करेक्ट। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से, है ना। फर्स्ट इंटरेक्शन है तो थोड़ा सा जानना चाहूँगा। देखिए, ऑनलाइन तो आजकल झूठ भी बताता है, सही भी बताता है ना। सो सारा चीज़ ऑनलाइन के ऊपर में डिपेंड रहना मुझे तो अच्छा नहीं लगता पर्सनली। गॉड भी वही मानता है। सो आपसे ही सुनना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं, क्या हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई की, थोड़ा सा मतलब, हाँ थोड़ा सा। मैं देखिए, मैं सिलीगुड़ी का ही लड़का हूँ एक्चुअली। मेरा जो बर्थ प्लेस था वो मदरिहाट, डुवर्स से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो जब मैं छोटा था, अभी 1-2 महीने का जो एज था, उसी टाइम में मेरे पेरेंट्स शिफ्ट कर गए थे सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी में आने के बाद प्राइमरी एजुकेशन से मैंने पढ़ाई शुरू की कृष्णमाया मेमोरियल नेपाली हाई स्कूल में। और क्लास 10 तक पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्राइट स्टूडेंट था, तो सब लोग उस समय, हमारे जो दौर थे, सब लोग ये कहते थे कि फर्स्ट डिवीज़न वाले को आपको साइंस ही पढ़नी है, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ करियर चॉइस, और कुछ है नहीं, कोई मिशन भी नहीं है, विजन भी नहीं है। सो सब लोगों ने फोर्स किया। आपके समय स्कूल में तब था नहीं साइंस, तो इन दैट रिगार्ड्स फिर मेरे को कॉलेज में ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉलेज में तब 11 और 12 का सेशन चलता था। दैट आई एम टॉकिंग अबाउट 1997। मैं 97 का माध्यमिक पास किया था। फिर देन सिलीगुड़ी कॉलेज से होकर मेरा ग्रेजुएशन वहीं का है, तो ये होगा। एंड देन मेरे थोड़ी करियर प्रोस्पेक्ट में आप अगर देखें, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन किया था इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग माई कॉलेज। 2002 में किया, 2003 बाई अर्ली 2003 में किया था। 10-15 ईयर्स आई ऑलमोस्ट दिया। उसके बाद वो करने के बाद थोड़ा सा पॉलिटिकली 2017 का जो एजिटेशन आया, उसमें थोड़े से पर्सनली भी हैम्पर हुए मुझे। अच्छा। क्योंकि पहाड़ में अगर वो मान के चले 3-3 महीने अगर बंद रहते हैं, सो मेरे जो एक बिजनेस सेटअप थे वहाँ पे थोड़े से हैम्पर हुए। अच्छा, जो आपका जो बिजनेस था फार्मर रिलेटेड, हाँ, तो वो थोड़ा हैम्पर हुआ। दार्जिलिंग में था? नहीं, सिलीगुड़ी में था, मार्केट हिल्स की वजह से। हिल्स की वजह से, तो वो थोड़ा हैम्पर हुआ। एंड देन क्योंकि उस समय मैं बहुत सारे मेरे कॉन्टैक्ट्स थे जो मुझे क्या था वो वैसे फार्मेसी नहीं, एक कंपनी थी मेरी चेकवेल हेल्थ केयर नाम से, ठीक है। दैट वाज ग्लूकोमीटर समथिंग। क्योंकि मेरा ही नहीं, इस सोसाइटी में जितने भी हैं प्रैक्टिस करते हैं, कोई स्कूल हो सकते हैं, कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, सारे लोग सफ़र करते हैं। और अगर ये एजुकेशन वगैरह भी सही डायरेक्शन में जाता तब कोई बात नहीं थी। बट हमें पता चल रही है कि लीडरशिप की इंटेंशंस क्या थी, वो क्या काम कर रहे हैं अंदर और क्या काम कर रहे हैं बाहर, और सोसाइटी एंड ऑफ द डे सफ़र कर रही है। फॉर दैट रीज़न एक सोशल और एक पॉलिटिकल चेंजेस की एक नीड फील की मैंने। इन दैट रिगार्ड्स फिर धीरे धीरे आता रहा। फिर उस हिसाब से मेरी जर्नी जो मतलब इस हिसाब से शुरू हुई। बट प्रैक्टिकली अगर सोचे तो एजुटेशन के समय में मेरे को नहीं लगता कि हेल्थ वाला जो पार्ट था वो ज़्यादा बंद था। नॉट एट ऑल। रिलैक्सेशन तो था? नहीं, नॉट एट ऑल। एक्चुअली क्या होता है, दैट वाज अ डिवाइस पार्ट। अच्छा। वो डिवाइस पार्ट क्या होता है, आपके मैंडेटरी नहीं रहती, एंड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आप जानते हो, इंटायरली दैट वाज क्लोज्ड, ठीक है। तो इसी का चक्कर में जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो मार्केटिंग रहती है, वो सारे चीज़ ठप थे। और इसी कहीं मैं देख रहा था भूटान का भी कोई कनेक्शन आपके साथ में जुड़ा जाता है? मेरा कोई भूटान के साथ कोई कनेक्शन आपके फिर जो पर्सनल इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने भूटान का कोई जिक्र नहीं पाया। नहीं, ये अफवाहें हैं। एक्चुअली मेरे भूटान के साथ कहीं कोई लेना देना भी नहीं है मेरा। एक्चुअली मैंने आपको बताया, बर्थ प्लेस मदरिहाट एंड ब्रॉट अप इन सिलीगुड़ी, एंड देन दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं। सिलीगुड़ी में कितने साल गुजार दिए आप? मेरा जो एज है, मैं सिलीगुड़ी में गुजारा, क्योंकि मैंने मदरिहाट में 2 महीने का मेरा जो एज था, तब से आके मैं यहीं पे हूँ। तब से आप फिर सिलीगुड़ी ही? वही मैंने बताया आपको, प्राइमरी एजुकेशन से मैंने सिलीगुड़ी की। सिलीगुड़ी शिफ्ट हो गए। वाह, सिलीगुड़ी बहुत ही अच्छा जगह है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। हाँ, वैसे वेदर के हिसाब से भी अगर देखें, सोशियो जो इकोनॉमिकल मतलब कल्चर भी है, वो भी बहुत बढ़िया है। तो सबसे बड़ा चीज़ मतलब एक शांति है, और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे मिलकर रहते हैं। एग्जैक्टली, इसी के कारण मैं सीख भी पाया बहुत कुछ। मैं एक गोरखा कम्युनिटी से होने के बावजूद भी मैं मतलब हिंदी, बांग्ला, ये सब या इंग्लिश, मेरे जितने दोस्त थे सारे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सारे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो समहाउ अच्छा लगता है।
বেঙ্গলি अच्छी তরিকে সে আতি বলতে পারি একটু একটু। আমি এখানে আসার পরেই মানে শিখেছি আর কি। না না, আমার অনেক বন্ধুরা রয়েছে বেঙ্গলিতে, অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট যতটা বাংলা নিউজ পেপার সেগুলো আমি মানে কোঅর্ডিনেট করি তাদের সাথে। ইটস গুড, इट्स अ वेरी स्वीट लैंग्वेज, आई पर्सनली लाइक इट, लाइक मी टू या। सो इसमें थोड़ा सा फैमिली का जिक्र नहीं हुआ, आप मैरिड हैं? मैं मैरिड हूँ। बच्चे 2 हैं, बेटी है अभी 14 साल, ठीक है, बेटा है 6 साल छोटा जी, 8 साल, 8 साल का बेटा है। वंडरफुल। वाइफ मम्मी रहती है साथ में, पिताजी गुजर गए। पॉलिटिक्स में फिर कैसे इंटरेस्ट आया? आपने तो बताया कि हाँ 2017 के आसपास में एजिटेशन की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंसेस हुआ, फिर ऐसा कैसे हुआ कि वहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2017 से लेकर 19 तक कहीं ना कहीं आप जर्नलिज्म प्लस पॉलिटिक्स दोनों को साइमल्टेनियसली लेने का कोशिश कर रहे थे, क्या चल रहा था उस समय एक्चुअली? ऐसा है एक्चुअली 2017 का जो दौर था, जो एजिटेशन हुआ, एक तरफ जो एक नैरेटिव रहती है ना, बंगाल ने हमें सप्रेस किया वगैरह, ये सब था। मुझे सब्जेक्ट में, मैं किसी भी सब्जेक्ट में बात करता हूँ, थोड़ा सा एक रहता है कि मैं थोड़ा रिसर्च करूँ, अंदर जाऊँ। तो अंदर गया, अंदर जाने के बाद उस समय जो GMCC वगैरह थी वो किस हिसाब से काम कर रहे थे वो पता किया। फिर हमारे कुछ कलीग्स वगैरह थे, मतलब उनके साथ बात करके, GMCC में ही थे वो लोग। फिर दिल्ली जाने का एक प्रोग्राम बनाया, मैंने ही बनाया था वो, तो उस टीम को मैंने दिल्ली भेजा था। आज वो थोड़ा सुन रहे होंगे तो कोरिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। तो दिल्ली में, क्योंकि RSS के भी कुछ दोस्त मेरे साथ थे उस समय, अच्छा, तो उन्होंने कुछ मीटिंग्स वगैरह अरेंज कराई थी उस समय दिल्ली के टॉप लीडर्स के साथ। तो अरेंज करवाने के बाद भेज के देखा तो ये पता चला दिल्ली कहीं पे भी इंटरेस्टेड है नहीं, इस चीज़ों को नकार रही है। इधर जब मैं बंगाल की तरफ देख रहा हूँ, बंगाल भी चाहती है कि किसी भी तरीके से पीस रिस्टोर हो जाए, और दूसरी बात ये है कि ये जो इशू है आप दिल्ली के साथ कोऑर्डिनेट करो, एटलीस्ट बंगाल के साथ तो इसका कोई समाधान नहीं है। दैट वाज क्लियर। और जब यहाँ पे जो लोकल लीडरशिप है जो हमारे एजिटेट कर रहे थे, उनके जब मैंने हाव भाव बुझे तो वो भी चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से आंदोलन ख़त्म किया जाए। किसी ने चिट्ठी लिख दी, ठीक है, वो चिट्ठी देखने के बाद फिर अगला पार्टी ने भी चिट्ठी लिख दिया, लेकिन दोनों पब्लिक के पास खुल के बोल नहीं रहे कि चिट्ठी हमने लिखी है। तो ये तमाम चीज़ें जो थे अल्टीमेटली पब्लिक के पास कुछ तथ्य हैं जो छिपाए जा रहे थे। आपका तब का स्टैंड क्या था? तब का स्टैंड ये था कि देखिए, अगर गोरखालैंड दिल्ली सच में देना चाहती है, क्योंकि 2009 से वो एश्योर कर रही थी, अगर आपको सच में देना चाहता है तो 100 दिन का लगभग बंद हो गया, आप तब क्यों नहीं दे रहे? तब आपने इसमें क्या मूव किया है? तो अगर हम आज के डेट में भी उस पूरे दौर को देखें, दिल्ली ने कोई एक्शन नहीं लिया सिवाय CRPF भेजने के। वो भी चाहते हैं कि बंद को किसी तरीके से एक फोर्स भेज के सप्रेस किया जाए। सो इस इंटेंशन में रहने के बाद कैसे उसे सपोर्ट किया जाए? कहीं ना कहीं रास्ता ये गलत है, कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते में जाना चाहिए। दैट वाज द थिंग उस समय मेरे माइंड में जो आया था। अच्छा, वही है। फिर DTV में एक इवेंट, एक प्रोग्राम चलता था आपका शायद, राजनीतिक कंपास। हाँ। सो वो भी मैं देख रहा था 1-2 एपिसोड, काफ़ी लंबा प्रोग्राम था इनफैक्ट, और काफ़ी मेहनत के बाद ही उस टाइप के प्रोग्राम्स मतलब को सक्सेस बनाया जा सकता है। सो उसके पीछे में विजन क्या था? उसके पीछे विजन ये थी कि लोगों में जैसे 2017 का एक एजिटेशन आ गया, एक फियर वो भी एक डेवलप हो गया था। आज भी हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पे बंगाल गवर्नमेंट ये किया वो किया। मैं इंडिपेंडेंट, तब शायद ये पैनल डिस्कशन का कल्चर भी नहीं था उस समय पहाड़ के दौर में, और पब्लिक खुल के बाहर आके जो बुनियादी इश्यूज वगैरह है उसमें डिस्कस करना भी नहीं चाहती। मैं इनफैक्ट ऐड भी करना चाह रहा था कि आज भी बहुत कठिन होता है कि एक पैनल डिस्कशन कराओ तो मतलब गेस्ट आना नहीं चाहते हैं लोग, और आप 2019 के आसपास में ये चीज़ कर चुके हो। उस दौर का जो नीड था, क्योंकि सोसाइटी को एक डायरेक्शन देनी है, इसीलिए प्रोग्राम का नाम था राजनीतिक कंपास, क्योंकि कंपास एक डायरेक्शन दिखाती है। वो डायरेक्शन दिखाने के लिए ही, और ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मतलब वो इवेंट किया गया था। आप देखेंगे उस दौर के GNLF भी हमारे पैनल में आए थे, CPRM भी आए थे हमारे, उस समय गोजामुमो 1 भी आए थे, 2 भी आए थे, सारे पार्टी को बुलाया था मैंने। सिर्फ BJP और TMC, क्योंकि वो नेशनलाइज पार्टी है, उनके दौर से उतना रिप्रेजेंटेटिव वो आना भी नहीं चाहते थे, बुलाया भी नहीं, लेकिन सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को एक जगह पे बिठा के हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत सारे मुद्दे पे। तब एक कमी मुझे महसूस हुई कि जब मैं लोकल लीडर्स को मैं मतलब इंटरेक्ट कर रहा हूँ, सारे लोग वो भी खुल के बात नहीं कर पा रहे थे इश्यू के ऊपर, उनका कोई विजन भी क्लैरिटी नहीं था। जैसे एक एपिसोड में आपको बताऊँ, यूथ को पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है, लेकिन यूथ के लिए आपका विज़न क्या है अगर ये पूछें तो कोई भी लीडर मतलब ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा था। और हम जैसे देखें, मैं सिलीगुड़ी में बड़ा हूँ,
आपको पता है। तो हम यहाँ पे SFI करते थे उस समय में, मैं जब कॉलेज के दौर में था। तो हमारा एक पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग होता था उस समय में। लेकिन हम हिल्स में जब आज के दौर में भी आप जाएं, यूथ को मतलब छात्र राजनीति वहाँ पे जो देखेंगे वो कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के इशू पे ही डिपेंड रहती है रादर देन यूथ इशू। पहाड़ में छात्र राजनीति या युवा संगठन जो आज भी देखेंगे वो युवाओं के इश्यू के लेके ज़्यादा उतने एग्रेसिव नहीं देखते रादर देन पार्टी। तो ये कल्चर को थोड़े से चेंज करने थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं आया। फिर मुझे लगा नहीं, अब मतलब माइक के इस साइड नहीं, माइक के उस साइड भी जाना है। तो टेबल का जो एक है ना, मतलब साइड चेंज करनी है। तो इसके हिसाब से मैं धीरे धीरे पॉलिटिकल उसमें भी आया, तो ऐसे स्विच हुआ। लेकिन वो उस दौर का ज़रूरी था, तो उस दौर में किया। उस दौर के बाद मुझे लगा कि अब दौर थोड़ा सा चेंज करके पॉलिटिकल पार्टीज़ में अकाउंटेबिलिटी लानी है। और उस दौरान में बहुत सारे मुद्दे मैंने उठाए, इसीलिए स्विच करके कि ये सारे मुद्दे पे काम करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को, स्पेशली प्रशासन को। फिर मैं उस दौर में आया, चेंज किया। नहीं, सही है। काफ़ी उतार चढ़ाव 2017, 18, 19 तक आपके जीवन में हो चुकी थी। हाँ, ये जो स्विच है मतलब ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा डेप्थ में गया। ऑब्जर्वेशन जैसे आया उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन एक थी, वो प्लान ऑफ एक्शन के हिसाब से फिर। क्या आज मानते हैं कि मतलब ये जो दौर था आपका, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी काफ़ी सारा चीज़ आपको ट्राई करना पड़ रहा था? नहीं, दैट वाज राइट। मैं उस समय भी जो था, आज के डेट में भी मैं क्योंकि और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, मीडिया और जर्नलिज्म के माध्यम से भी अगर जाया जाए तो मैं खुद भी समझता हूं कि इस एरिया में उस तरह से मनी मेकिंग नहीं किया जा सकता है एक मीडिया प्लेटफॉर्म चला के, बशर्ते कि वो एक प्रिंटेड मीडिया हो। और वो तब के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आई डोंट थिंक दैट समबडी कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट? सो और आपने खुद भी यहाँ पे मेंशन किया कि 2017 के आसपास कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिनारियो की वजह से आपका जो बिजनेस था वो डगमगा रहा था। इसका मतलब तो साफ साफ यही है ना कि आपका फिनेंशियल स्ट्रक्चर जो था आपका भी डगमगाया हुआ था। कहीं आपको वो अंदर ही अंदर सता रहा था? नहीं, इसमें भी एक चीज़ है। जैसे मेरा जो लास्ट एपिसोड मैंने किया था दैट वाज ऑन रामाडा, ठीक है? तो दैट स्पीक्स अबाउट कि मेरे पास स्पॉन्सर अवेलेबल थे उस दौर में भी, ठीक है? तो वो था। और दूसरे है मतलब पॉलिटिकली भी बहुत सारे एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज से भी मेरे पास ऑफर आए थे जो पार्टी सत्ता में भी नहीं थे, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं वहाँ भी जा सकता था। तो मेरे पास फाइनेंशियल ऑफर्स भी रेडी थे और पॉलिटिकल ऑप्शंस भी रेडी थे। बट मैंने आपको बताया कि उस समय का दौर का एक नेसेसिटी ये था कि अब पॉलिटिक्स में थोड़े से इशू सेंट्रिक होने चाहिए थे, जो इशू में हम लोग आज तक बात नहीं किए। तो फिर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स में आने के लिए अब किसी और को आप कितना कन्विंस करा के या उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो? इस चेंज हैज़ टू बी फ्रॉम द विद इन, ठीक है? तो चलो मैं ही ट्राई कर लेता हूँ। फिर देन ये स्विच हुआ एक्चुअली। So that's not related to the finance. 4 नवंबर 2022 को आप ज्वाइन किए बीजेपीएम, उसके बाद ऑलमोस्ट, या उससे पहले ही था एक्चुअली, या बातचीत हो गया था फॉर्मली? हो सकता है कि मीडिया में आपने रीजन भी मैं आपको बोल देता हूँ। जैसे GTA जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उससे पहले का दौर शायद आपको पता ही होगा कि मैंने GTA के इलेक्शन से पहले कुछ शर्तें रखे थे जो DM ऑफिस में मैंने ज्ञापन भी दी थी। कि मेरा मानना ये था कि जैसे GTA का कि फॉर्मेशन से पहले एक एजिटेशन हुआ था, गोजाओं ने किया था 2007 को, आंदोलन तो कर दिया, लेकिन जब सेटलमेंट की बातें आई तब पुलिस केसेस वगैरह जो थे एजिटेटर को ऊपर मतलब ऐसे ही थे, उस पर कोई नेगोशिएशन नहीं हुई। बिमल गुरुंग का टाइम जो था 2007 में, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करने से मना कर दिया था, उसका कोई सेटलमेंट नहीं हुआ। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसको सेटल कर सकते थे वो पॉलिटिकली GTA इलेक्शन मतलब GTA एक्सेप्ट करने से पहले, जो नहीं किया गया। एटलीस्ट 5 साल का गैप हो गया था 2017 से 2022। अब 22 में इलेक्शन होने वाले, कम से कम इलेक्शन से पहले अब तो नेगोशिएट कर लो, दैट वाज द प्लान। और जो 4 मैंने शर्तें रखी थी ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो गए, क्योंकि फिर मैं GTA तब जो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर थे एक समय में, अनित थापा जी, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। तो मैंने कहा देखिए ये सारे इश्यूज़ है वो सॉल्व करनी है। तो उन्होंने भी ये एश्योरेंस मुझे दिया था कि ये चलो GTA इलेक्शन जैसे हो जाएंगे कर लेंगे, क्योंकि अभी तो वो रिजाइन कर चुके थे जब 21 का इलेक्शन आया था। सो एक्सेप्टेड, उनका जो प्रपोजल था उन्होंने बाद में काम भी किया। एग्जाम्पल है जैसे GTA इलेक्शन खत्म हो गया, बहुत सारे पुलिस केसेस उन्होंने विड्रॉ करवाए। एग्जाम्पल है जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह, क्योंकि दार्जिलिंग में आपको याद होगा जब हम लोगों ने आवाज़ उठाए थे 17 लाख तक एक आदमी ने मतलब एक होटल्स ने पे किया था इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका एक्चुअली बिल था 3 लाख के आसपास, लेकिन बाकी सारा इंटरेस्ट पे किया उन्होंने। तो ये पब्लिक बहुत सारे सफ़र कर रहे थे। आप कोई कमर्शियल एंटिटी नहीं कर पा रहे, आप होम स्टे नहीं खोल पा रहे जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी का ड्यू आप क्लियर नहीं करेंगे। ये मुद्दे थे, पंचायती राज के मुद्दे थे। तो ये सारे मुद्दों पे काम हुए एंड देन इट्स ओके।
तो इसी कारण वो पहले ही मेरे बात हो गई थी GTA चीफ के साथ। एंड देन जब GTA इलेक्शन हो गया एंड देयर वाज एन ऑफर, जो एक दूसरा पोस्ट था, तो मैंने क्या किया कि देखिए अभी पार्टी का प्रवक्ता हो के अगर मैं ज्वाइन करता हूँ दैट्स फाइन टू सम एक्सटेंट, लेकिन पार्टी का एक प्रवक्ता को सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू की भी नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली वो प्रवक्ता जो सत्ता में बैठा हो उस पार्टी के लिए। तो इसीलिए मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब इनसाइड चीज़ें भी चाहिए, तो मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी चाहिए, और जब तक ये क्रिएट नहीं होता, इसलिए सितंबर में हुआ था GTA का पहला सभा, जहाँ पे मेरा अभी का जो पोस्ट है CPR वो क्रिएट किया गया था, एंड देन आई जॉइंड इट। कि उससे पहले नहीं किया गया, क्योंकि वही है, मैं जिस रोल में मैं खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, आई डोंट वांट टू बी देयर। सो ये कुछ सही है, अपना जो इरादा है उसे स्पष्ट तौर पे क्लियर तरीके से अगर हम बता पाते हैं और वो चीज़ अगर मिलता है तो हम कर तो सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि वो ज्वाइन करने से पहले तक आप GTA को हमेशा अपोज करते आए थे। इनफैक्ट आप GTA के खिलाफ बातचीत करते आए थे। बस समझना चाहूँगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कोई आपके ऊपर में टिप्पणी करके हमें ये ऐसा हो ही सकता है, क्या था उसका वजह? ये बताएं कि GTA नहीं चाहिए वाला मेरा स्टेटमेंट तब भी नहीं था। मैं GTA इलेक्शन के दौर में भी जो रैली किया था मैंने और जो ज्ञापन दिया था DM को, मैंने कुछ देर पहले भी आपको बताया, उसमें शर्तें थी मेरी जो GTA एक्सेप्ट करने से पहले आपको क्लियर करनी चाहिए थी, चाहे वो बिमल गुरुंग का दौर हो, चाहे अभी जो नया इलेक्शन री इलेक्शन कराने का जो टाइम है तब भी वो करनी थी। तो वो शर्तें अगर फुलफिल करते हैं, क्योंकि देखिए GTA एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, मान लेते हैं कल के दिन में एक अलग राज्य बन भी जाता है, पहाड़ तराई और डुअर्स को मिला के गोरखालैंड बन भी गया, तब भी जैसे अभी वेस्ट बंगाल में क्या है, साउथ बंगाल का एक स्टेट, वेस्ट बंगाल स्टेट तो है लेकिन NBDD है, इस क्षेत्र के लिए एक अलग सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी कर दिया है उन्होंने, उत्तर कन्या कर दिया है। वैसे ही GTA के क्षेत्र में अगर पहाड़ तराई और डुअर्स को मिला के गोरखालैंड बना दिया तो सिर्फ हिली रीजन के लिए एक अलग सा GTA रह ही सकता है। ये तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जैसे पंचायत भी रह सकती है, जैसे म्यूनसिपैलिटी भी रह सकती है, GTA रह के भी गोरखालैंड हो सकता है। गोरखालैंड हो भी जाता है तब भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में, या तो आपको थ्रू DM एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है जैसे सिलीगुड़ी में है, जैसे आपकी जलपाईगुड़ी में है, या तो ऐसा तो नहीं है कि ग्राम पंचायत डायरेक्टली आपका स्टेट गवर्नमेंट को मतलब कांटेक्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं है। बीच में तो आपका एक लेयर रहती है जहाँ पे उनके मुद्दे को डिस्कस किया जाता है, अप्रूवल किया जाता है। अगर उनके जुरिडिक्शन से में नहीं है तो हायर अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है तो सेंट्रल को जाती है। ये फेडरल स्ट्रक्चर जो हो गया, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर में GTA का जगह तो है, लेकिन GTA का जो फंक्शनिंग है, मेरा क्वेश्चन उसमें था उस समय भी, और जितने भी मैंने आवाज़ उठाए उस दौर में, तो आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर हैं जो GTA को अपोज करते हैं या GTA के बहुत सारे इश्यू पे रेज करते हैं, रादर देन एक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू। कोई भी इशू आप उठा के देख लीजिएगा, या मैंने भी जो इशू उठाए, हम चाहे तो आगे भी बात कर सकते हैं, वो तमाम इशू एडमिनिस्ट्रेटिव लूपहोल्स में हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव लूपहोल्स को कैसे करेक्ट किया जाए, दैट इज़ द इशू, और उस इशू को हम कैसे सॉल्व करें। तो मेरा तब का भी वही था, GTA नहीं होना चाहिए, GTA के रिप्लेसमेंट में मेरे को अलग राज्य दो, ये नहीं था। अलग राज्य होना चाहिए, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी सेटअप है उसका फंक्शनिंग ठीक से होना चाहिए, और उसमें पब्लिक का जो सफ़र हुआ था एजिटेशन के टाइम में, दैट हैज़ टू बी रिजॉल्व, दैट वाज दैट। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो पूरा जो कन्वर्सेशन है वो GTA के तरफ मुड़ सकता है। फिलहाल के लिए अभी मैं मोड़ना नहीं चाहूँगा, नहीं वो भी कर सकते हैं, नहीं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि देखिए GTA बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे इसके अंदर में टॉपिक्स हैं। अभी इलेक्शन का समय है, कहीं से भी ये कन्वर्सेशन ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये है ना एक स्टंटबाजी किया जा रहा है प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जितना भी हो मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हो। इसी के बीच में थोड़ा सा मैं ब्रेक लेकर के पूछना चाहूँगा कि ये हिंदी, इतना अच्छा हिंदी आप कैसे बोल लेते हैं? ओके, मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है, मैं नेपाली भी अच्छा ही बोल लेता हूँ, मैं बांग्ला भी अच्छा ही बोल लेता हूँ, आपने बोल लेता हूँ। हाँ, तो मेरे दोस्त हैं एक्चुअली। ऐसा है, जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था तब मेरा एक दोस्त हुआ करता था, तो उस दोस्त के साथ हमारी एक इंटेंशन थी, पता नहीं कहाँ से कैसे आ गई वो इंटेंशन थी या क्या है, तो हम हिंदी में भी कन्वर्सेशन करते थे, हम लोग इंग्लिश में भी कन्वर्सेशन हम लोग ट्राई करते थे, क्योंकि मैं नेपाली मीडियम में पढ़ा हूँ। तो एक सोच था, पता नहीं। उसके बाद मैं जैसे आपको बताया तो मैं फार्मा इंडस्ट्री में आया, तब मेरे सारे दोस्तों, तब कल सुबह से लेकर शाम तक हम लोग हिंदी में ही बात करते थे। आज भी मैं जब कोई कभी कभी क्या होता है, कुछ खबरें लेने हो या कैसे हो, एक बाई शौक मैं चला जाता हूँ, प्राइवेट टैक्सी में भी निकल जाता हूँ, तभी ड्राइवर्स वगैरह ये जो भी है उनके साथ ज़्यादातर मैं हिंदी में कन्वर्सेशन करता हूँ, तो एक हो जाती है। अभी भी जैसे सुबह मुझे ऐसा लगता है जो इंसान ज़्यादा लैंग्वेजेस में बात कर सकता है वो बहुत कम कम्युनल होता है।
हाँ, कम्युनल तो मैं हूँ ही नहीं। आप उस हिसाब से आप अगर देखें तो मैं मेरे दोस्त सारे सर्कल से हैं। मतलब मैं बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट या उसके जो रिलीजियस है प्रोस्पेक्ट्स है, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। वो मेरी एथिक्स के बाहर है। शायद 2017 में मैंने आपको जो बताया था, मेरे आरएसएस के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। कुछ जगह पे उन्होंने जो एक कम्युनल एक जो कन्वर्सेशन की थी, मेरा तब से उनके साथ वो हो गया। क्योंकि मैं कभी नहीं मानता हूँ कि सारे क्रिमिनल एक पर्टिकुलर कास्ट से होते हैं या एक पर्टिकुलर रिलीजन से होते हैं। तो मैं ऐसा कभी नहीं मानता, क्योंकि मेरे पास एग्जाम्पल हैं ऐसे। तो हर रिलीजन में अच्छे लोग भी हैं, हर कास्ट में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। धार्मिक हर कास्ट में भी मैं कास्ट के हिसाब से रिलीजियस हैं, पूजा पाठ करते हैं टू सम एक्सटेंट। मतलब वो ऐसा नहीं कि सुबह शाम लगे हैं, बट हाँ जो टाइम परमिट करती है एंड देन फैमिली वो चलता है। डर से, प्रेशर से या अंदर से, मतलब कैसा फीलिंग आता है? थोड़ा सा ये मतलब आउटसाइड मैं अपना चॉइस से बात करता हूँ। जैसे कैसा फीलिंग आता है, मतलब लोग भगवान का नाम लेते हैं या फिर भगवान टॉपिक कैसा लगता है आपको? ठीक है, एक्चुअली मैं हमेशा एक ही उसमें मानता हूँ, देयर इज सम काइंड ऑफ पावर, जो पावर आपको आपके डिड्स के ऊपर आपको गाइड करती है। आप अगर सही कर्म करते हैं तो आपके साथ गलत नहीं होगा। हो सकता है आपको अभी लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, बट डाउन द लाइन आपके साथ सही होगा। तो कर्म है एंड ऑफ द डे। और आप अगर आज गलत कर्म करते हैं, हो सकता है 2 मिनट के लिए आपका फ़ायदा हो, बट डाउन द लाइन आपके साथ गलत होगा ही। तो ये आपके कर्म के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। और रिलीजन डेफिनेटली जब कोई ऑकेशंस होती है, ये होता है फैमिली रिचुअल्स है, फैमिली के साथ वो तय रहती है, वो उतना तक ही लिमिट रखता हूँ इसको मैं। एक पावर है जो देख रहा है आपको एंड देन आपके कर्म के ऊपर वो विचार लेता है। तो एक सेमी एथिस्ट वाला एक यहाँ पे केस दिख रहा है मेरे को। हाँ, कभी कभी है भी और कभी कभी नहीं भी है। चलो, फैमिली अगर चाह रही है कि पूजा में बैठ जाओ तो मैं भी बैठ जाता हूँ। हाँ, उसको जो लोग मान रहे हैं उनको मानने दो। एटलीस्ट फैमिली का कहीं मना नहीं करता है, चलो आप लोग करो, मेरा जब टाइम होगा एटलीस्ट आई विल आल्सो। हिंदी का बात मैंने इसलिए भी रेज किया बिकॉज कल का मैं इवेंट देख रहा था, भैया जी कहीं जी। सो इवेंट में काफ़ी सारा चीज़ मैं समझने का कोशिश कर रहा था। एक तो दार्जिलिंग में अगर डिस्कशन इस टाइप का अगर हो रहा है तो दार्जिलिंग वाले किस टाइप से लेते हैं इस चीज़ को, और वहाँ पे कौन किस लेवल पे बोल पा रहा है। मैंने आपको देखा कि काफ़ी अच्छी तरीके से लैंग्वेज की पकड़ प्लस है ना, अपने पार्टी के, क्योंकि आप प्रवक्ता हो के वहाँ पे गए हैं अगर, तो बिल्कुल आपको तो स्टैंड लेना बनता ही है, भले ही लोग कुछ भी कहें। बहुत अच्छी तरीके से आप वहाँ पे ले रहे थे, है ना। सो वहीं से फिर एक ये आता है कि कभी ऐसा नहीं लगता कि मतलब जर्नलिज्म ही मुझे कंटिन्यू करना चाहिए था, मैं गलत जगह में फंस गया हूँ? नहीं, ऐसा होता है जर्नलिस्ट में 2 पार्ट चाहिए। जैसे आज आप और मैं कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास एक वो आना चाहिए जो आपके सवालों का सही जवाब दे पाए। और अगर सही सवालों के जवाब आपको ना मिले तो आप कितने दिन पूछते रहेंगे। तो ये वाली एक इश्यू है। अभी मैं आपको दार्जिलिंग के जो सोसाइटी है, मैं जहाँ पे पॉलिटिकल इंगेज हूँ, रीजन अगर आप देखें, ज़्यादातर सोसाइटी ने फोकस किया लास्ट 40 साल से ऑन पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट ओनली, एडमिनिस्ट्रेशन में फोकस नहीं किए। अभी भी ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि हमारी जो व्यवस्थाएं थी, डीजीएससी हो गई या जीटीए हो गई, हम नहीं चाहते हैं इसे। बंगाल गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए, हम बंगाल का हिस्सा नहीं है बोलते हैं, चाहे वो डीजीसी हो, चाहे जीटी हो या बंगाल गवर्नमेंट हो। इसी के कारण आप देखेंगे हमारे ज़्यादातर मुद्दे जो पब्लिक भी उठाती है, सड़कों के मुद्दे उठाती है, मतलब हेल्थ केयर के मुद्दे उठाती हैं, बेरोजगारी के मुद्दे उठाती हैं, तो इस तरफ है। और लेकिन हम लोगों ने 40 साल में फोकस भी इस तरफ नहीं किया। हम लोगों ने यही कहा कि अगर गोरखालैंड बन जाती है तो सारे समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। इससे पहले भी हमारे जो विधायक वगैरह बने थे उन्होंने यही कहा, हमें दूध, नेपाली में बोल रहा हूँ, दूध छुर्पी है ना, हामीलाई केही चाहिँदैन, हामीलाई सीधै दुना गाई चाहिन्छ। सो दुना गाई उस तरफ हम लोगों ने फोकस किया कि बाकी मटेरियल नहीं चाहिए, तो इन्हें कभी मुद्दा नहीं बनाया गया। इसके कारण क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो लिया जो कभी नहीं बना पाए। पब्लिक भी क्या है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जीटीए जिसको अथॉरिटी दिया है, आप उस तरफ कभी गए नहीं, चाहे वो जीटी हो या डीएससी हो। उसके कारण क्या होता है, उनमें जो इलेक्टेड बॉडी भी थी या रिप्रेजेंटेटिव जो थे, उन्होंने कभी वो प्रेशर फील भी नहीं किया, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी। म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन तक लोग गोरखालैंड के मुद्दे पर लड़ते थे, नहीं गोरखालैंड चाहिए तो म्यूनिसिपैलिटी में हमें जिताओ, जबकि वो होने वाला है नहीं, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। इसके कारण ये तमाम मुद्दे बैठे हैं। अब इस चीज़ों को अगर एक जर्नलिस्ट होकर आप पॉलिटिशियन को समझा नहीं पाएंगे, आपको पॉलिटिशियन हो गई, बाकी पॉलिटिशियन को समझानी पड़ेगी। सो दैट वाज द नीड। तो उस कारण ये भी ये स्विच एक ज़रूरी था। और दूसरा स्विच मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया, जैसे
जीटीए इलेक्शन से पहले कुछ मुद्दे थे, सॉल्व करने थे। अब प्रशासन की जब इलेक्टेड बॉडी आ जाती है, फिर एक जिम्मेदारी बनती है उन मुद्दों को पे काम करने की। तो उन मुद्दों को काम करने के लिए भी आपको फिर प्रशासन में आना ही पड़ेगा। आप बाहर बैठ के मतलब एक मीडिया में आप कितना समझा सकते हैं, और आप टेबल में बैठ के मीटिंग में कितना समझा सकते हैं। आप जो कर रहे हैं अभी, उससे खुश हैं आप? डेफिनेटली, बिकॉज लास्ट कुछ सालों में कुछ मुद्दे पे तो हम काम कर चुके हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये सारे मुद्दे सॉल्व हो गए या हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी नहीं बोलेंगे, बट जो एक बैकलॉग होके बैठी थी बहुत सारे इश्यूज, उसमें हम लोग काम करके थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं अभी। एंड ये मतलब रास्ता, जर्नी बहुत लंबा है। सही। सो मतलब भैया जी, कहीं इवेंट से ही हम लोगों ने ये कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं स्टार्ट किया, और आपके हिंदी पे मैंने पॉजिटिव टिप्पणी की, राइट। सो एक और चीज़ मैंने वहाँ से देखा, वहाँ पे देखा ये कि जो पब्लिक है वो नाखुश है। एक चीज़ वो देखा। दूसरा चीज़ मैंने एक देखा कि पब्लिक बात करने से भी डरती है। ऐसा सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ है दार्जिलिंग में, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, वो एक्चुअली परसेप्शन एक बिल्डअप किया हुआ है। जैसे मान लेते हैं, आपने ही बताया कि मैं 2000 जब ये 18-19 का जब टाइम था, जब मैं राजनीतिक कंपास कर रहा था, मैं तो एग्जाम्पल था, क्योंकि उस समय में कोई मेरा पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड भी नहीं था। वहाँ पे मैं नया बंदा था। इवन दो आई ट्राइड इट एंड वो सक्सेसफुली हुआ। उसके बाद भी आज आप देखेंगे पब्लिक बोलने से डर रही है, बोलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया आप खोल के देखें, पब्लिक आवाज़ तो उठा रही है, मना तो नहीं किया किसी को। वो क्या होता है, एक फियर साइकोसिस का एक माहौल बना के रखा है। कुछ ऑपोजिशन पार्टी ये बोलते हैं कि ये पार्टी दबा रही है। अगर दबा रही होती तो सोशल मीडिया में इतने आवाज़ कैसे उठते? ये तो फैक्ट्स है हमारे पास। किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं तब भी, कल का जो इवेंट था तब भी मैं बोल रहा था, अगर आपको लगता है कहीं पे भ्रष्टाचार हुआ, कहीं पे आपको लगता है गलत हुआ, आपके पास फैक्ट्स है, आप कोर्ट में भी जा सकते हो। ये ऐसा नहीं कि मीडिया पे, वो तो एक पॉलिटिकल सिनेरियो बनाने की कोशिश ही है। तो फैक्ट्स आपके रखने की जगह भी है, और ऐसा नहीं कि हम मना कर रहे हैं। जैसे मैं आपका भी एग्जांपल देता हूँ, आपने कहा कन्वर्सेशन के लिए आई एम हियर। तो ऐसे कोई भी मीडिया अगर कुछ कहती है, हो सकता है उस दिन टाइम ना मिले, 2 दिन बाद हम उस मुद्दे पे बात करने के लिए राजी हैं, लेकिन आओ तो सही। कोई उस मुद्दे पे ठोस हिसाब से काम नहीं करती। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जीटीए का रिलीफ फंड का जो इशू हुआ था। मैं जैसे जीटीए में आया, पहला काम मैंने किया कि उसका मेरे को फाइल चाहिए, बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स। पूरा रेड फाइल लेके मैं गाड़ी में लेके घूमता रहा, 2 साल घुमा हूँ। कोई बंदा वो फाइल देखना नहीं चाहता, लेकिन वो सोशल मीडिया पे बोलते रहते हैं। तो ये वाली बात है कि आवाज़ उठाने से मना किसी को नहीं किया, लेकिन आवाज़ क्या होता है, मतलब सॉल्व करने के लिए आवाज़ उठाओ। तो पब्लिक 2-4 की शायद वो परसेप्शन क्रिएट हुई होगी, बट दैट्स नॉट अ फैक्ट। वो आपको दिख रही है एक्चुअली। तो करप्शन हुई नहीं है दार्जिलिंग में? नहीं हुई नहीं तो बता नहीं सकते। देखिए, आपका एक कोई भी एक योजना मान लेते हैं जल जीवन मिशन, मान लेते हैं, आप कोई भी एक स्कीम पकड़ लीजिए, उसमें बहुत सारे लेयर होते हैं। एक हो गया जहाँ से ये प्रोजेक्ट शुरू हुई हैं, उसके बाद सेंटर आ गया, स्टेट आ गया, फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। एक एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं, इंजीनियरिंग होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके जो लोअर लेवल के स्टाफ्स होते हैं। तो किसी भी लेवल में नहीं हुई मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे क्रॉस चेक करने पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अगर या कोई बंदा आवाज़ उठा रहा है, सो दे मस्ट कम विद द फैक्ट। और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वी कैन डू एन ऑडिट। ये हमारे जो उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में या डीपीआर में मेंशन थी, ये चीज़ें उन्होंने की है या ना मतलब की नहीं है। और बहुत समय में हम लोगों ने ये देखा, आवाज़ तो उठाया गया। जैसे आपको मैं बोलता हूँ, बहुत सारे टेप वगैरह हम लोगों ने देखा पेड़ पे बांध के रखे हुए थे। जब मैंने पता किया तो वो काम तो इनकम्प्लीट थी। मान लेते हैं आपके गांव में अगर आपका एक पानी का पाइप तक पहुंच गया, लेकिन उसका हाइड्रेंट बना नहीं है, सीमेंट का काम होना बाकी है, वो लेबर वगैरह अगले दिन आएगा या कुछ करेगा, वो पानी का पाइप आपका क्या करके जाएगा? कहीं ना कहीं तो उसके खड़ा करके जाना है। और अगर उस काम को आप दिखा के ये बोलते हैं कि काम इनकम्प्लीट है, तो वो जस्टिफाइड नहीं। तो आवाज़ उठाने से पहले भी मैं वही बोलता हूँ, रिसर्च करो। एटलीस्ट पैसा मिला है तब जाके करप्शन होगा। जिसको पैसा ही नहीं मिला वो क्या करप्शन करेगा? जल जीवन मिशन का 2024-25 का तो 50% पैसा ही नहीं मिला है अभी तक। 25-26 में तो अलॉट ही नहीं हुए बजट। तो करप्शन करने के लिए तो पैसा मिलना पड़ेगा। तो जिसका पैसा ही नहीं आया वो कैसे करप्शन करेगा? दैट इज़ एन इश्यू। तो आवाज़ उठाओ। हर एक इंडिविजुअल इसमें नहीं जाएंगे हम, बिकॉज करप्शन के काफ़ी सारे टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और एक एक को अगर पकड़ के करें तो शायद 5 घंटा भी फिर कम पड़ जाए। बिकॉज सी लाइक अभी जो हवा है वो करप्शन का ही है। सीधा सीधा स्टैंप लगा हुआ है कि जीटीए के अंदर में बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है। सो मैं यहाँ पे इंटरव्यू करके आपको एकदम पीसने के लिए नहीं बैठा हूँ। सो मकसद बिल्कुल ये भी नहीं है कि हर एक करप्शन के ऊपर में आपसे डिस्कस किया जाए, बट चीज़ों को समझने का कोशिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से भी कि एक्चुअली आप लोग किस तरह से लेते हैं इन चीज़ों को, राइट? सो
आपका जो पोस्ट है वो है CPRO, है ना? 2022 4 नवंबर को आपने ज्वाइन किया, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला जी। ज्वाइनिंग लेटर में पूरा क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो क्या लिखा रहता है जनरली, उसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब जनरली क्या आपका काम है, मतलब ये समझने का कोशिश करो। ओके, जैसे पब्लिक की कुछ ग्रीवेंसेस रहती है एंड देन इंफॉर्मेशन बेसिकली ऑन डेवलपमेंट पार्ट्स, ठीक है, एंड देन तमाम चीज़ों की जो ग्राउंड लेवल के रिपोर्टिंग से कलेक्ट करके मेरे को रिपोर्ट करना होता है चीफ एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। आई एम इन बिटवीन चीफ एग्जीक्यूटिव एंड पब्लिक के बीच का जो एक लेयर रहता है, आप मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसे ले सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आई एम एक्टिंग एज ए नोडल ऑफिसर, जिसमें हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स के, जैसे मान लेते पब्लिक का ग्रीवेंसेस अगर हेल्थ केयर का इशू में आया, तो हेल्थ केयर का जो भी डिपार्टमेंट है GTM में, उनके साथ कंसल्ट करके एटलीस्ट उस इश्यू को रिजॉल्व किया जाए। तो ज़्यादातर होता है, जैसे चाहे टी गार्डन वर्कर्स के हो, रिलीफ काम की बात किया, जैसे आपके रोड से रिलेटेड कुछ भी हो, अगर वो क्वेरीज मेरे पास आ जाती है, देन आई शुड कॉन्टैक्ट जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उनके साथ कॉन्टैक्ट करके, एंड देन उसका जो फाइनल आउटकम होता है एक चीफ के साथ एक कोऑर्डिनेट कर दूँ। सो दैट्स एन जॉब प्रोफाइल। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट उसमें जॉब रोल में ये भी लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया में जाके आप क्रिटिसाइज करें दूसरे पार्टीज को? नहीं, एट द सेम टाइम कंटेंट बनाएं? नहीं, एट द सेम टाइम ये है कि मैं पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ, एक पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, और अगर पार्टी के थ्रू से मेरी पॉलिटिकल जिम्मेदारी भी है, तो इस जिम्मेदारी में अगर ये आ जाती है कि कोई ओपोनेंट्स मतलब फेक एक नैरेटिव बनाती है, जैसे मैंने आपको कहा करप्शन के लिए, अगर करप्शन में वो एक मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ों को, तो कंटेंट बना ही सकते हैं, क्या है। और जहाँ तक सोशल मीडिया प्रोफाइल है, दैट्स माई इंडिविजुअल पर्सनल प्रोफाइल, और मैं पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब से एक पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब से करता हूँ। आई एम नॉट होल एंड सोल CPRO, मैं एट द सेम टाइम पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ और पार्टी का एक मेंबर भी हूँ, जो अपने पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसे प्रचार भी करता है। इस विषय पे आएंगे। 4 नवंबर 2022 को जब आपने ज्वाइन किया तो DTV पे एक वीडियो रिलीज हुआ, भाई ज्वाइनिंग का आपको खदा लगाया गया, एंड देन यू गेव स्पीच, है ना, वहाँ पे। तो वो वीडियो में देख रहा था, उसके नीचे में मुझे एक कमेंट दिखा मेरे को, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने काफ़ी सारा लूप होल्स देखा सिस्टम में, और आपको कहीं ना कहीं उस सिस्टम का पार्ट होने का मन किया, और आप चाहते थे कि सिस्टम को सुधारा जाए। यहाँ पे कमेंट कॉन्टिन्यूसली कुछ कमेंट्स थे, जिसमें से मैंने एक पिक किया है, यो दाजुले पनि बुझेछ, खासमा चाहिँ पैसा कमाउनु हो भने चाहिँ पार्टीमा जानु पर्ने रहेछ। कैसे लेते हैं इस चीज़ को आप, इस टाइप के स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं आप? जी, मैंने आपको बताया, मैं जब राजनीतिक कंपास कर रहा था उस समय मैं रामाडा में इवेंट कर रहा था, मतलब मेरे पास फाइनेंशियल दूसरे भी ऑप्शंस थे। तो उस समय अगर कोई बंदा ये सोचता है, एक सोशल परसेप्शन ये है कि आप अगर सत्ताधारी पार्टी के पास चले जाते हो, इसका मतलब आप पैसे के लिए गए हो। वो पॉलिटिकल जो एक जिम्मेदारी है, प्रशासनिक एक जिम्मेवारी है, वो नहीं समझते। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के साथ साथ मैंने ये कहा था कि आई विल बी एक्टिंग एज ए नोडल ऑफिसर, सो दैट मैं सारे डिपार्टमेंट के एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन ले सकूँ, तब जाके ही मैं पब्लिक को कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। तो वो एक जिम्मेवारी थी। और दूसरी चीज़, मैंने GTA इलेक्शन से पहले जो कहा था, उन मुद्दों को रिजॉल्व करनी थी। तो आज भी मैं जो काम कर रहा हूँ, एक्चुअली अगर कोई रियल टाइम एक कन्वर्सेशन करना चाहे, दे विल अंडरस्टैंड कि नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी एक जगह पे लूप होल्स है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। और प्रशासनिक व्यवस्था ठीक होनी है, और पब्लिक और प्रशासन के बीच में जो तालमेल खराब हो गई है, तो उसको एक क्लैरिटी कैसे रखें, दैट इज़ द ओनली रोल। और उसमें अगर पैसा तो ऐसा है, पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट है, मैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ, पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा है, पैसा आपके एक्सपेंसेस के लिए तो चाहिए। आप बैंक में जाके तो आपके विचारों को डिपॉजिट नहीं कर सकते, यू हैव टू डिपॉजिट मनी ओनली, सो दैट इज़ रिक्वायर्ड। मैं अगर बच्चों को स्कूल में पढ़ाता हूँ, डेफिनेटली आई हैव टू पे फीस, है ना, हर चीज़ में एक्सपेंसेस रखता है, और वो कमाने का बहुत सारा जरिया है। वो मैं पहले भी कमाता था, मैं बीच में ऑप्शन भी था, और ये भी है, तो इसमें कोई बड़ी फैक्टर नहीं है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स मतलब पैसा कमाने का जरिया, एंड दे फील लाइक दिस, एंड उनके साथ मेरे फिर वो भी नहीं है कि मैं गलत भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि उनकी जितनी समझ होती है वो ऐसे ही करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो धीरे धीरे सुधरेंगे, समझेंगे। तो बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, वो भी समझेंगे, आज नहीं तो कल समझेंगे। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जैसे मैं खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, है ना, पिछले 12-13 साल से मैं अपना कंपनी चला रहा हूँ। तो हालांकि यहाँ पे भी मेरे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, जी, बट आप तो एक GTA के अंदर में एक एम्प्लॉय हैं, राइट? आपको सैलरी मिलती है, बिल्कुल। तो जिस डेडिकेशन के साथ में आप काम करते हैं, वो प्रेज वर्दी होने के साथ साथ में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क इस पे रेज होता है कि इतना डेडिकेशन वो भी मतलब
अपना नाम खराब करके, आप मानते हैं कि आपका रेपुटेशन जो है मार्केट में एक नेगेटिव टाइप कंटेंट क्रिएटर के टाइप बन चुका है। CPRO सुनने से तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन पब्लिक इसको अगर देखा जाए अगर मान्यताओं को, तो कहीं ना कहीं आपका जो इमेज है वो नहीं, इमेज की परवाह अगर करूँगा तो सोसाइटी को कब सुधारेंगे। आप अगर देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके ऊपर एक प्रशासनिक एक भ्रम फैला रही है। मैं इलेक्शन की बातें करता हूँ, सबको पता है अभी विधानसभा चुनाव है, विधानसभा में जाके गोरखालैंड होने वाली है नहीं, लेकिन कोई अगर जाति के नाम पे, गोरखालैंड के नाम पे अगर इस समय वोट मांग रही है, आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं तो आप भी एक क्या बोलते हैं, इसमें अपराध कर रहे हैं। तो पब्लिक को सही रास्ता अगर दिखाने के लिए आप अगर जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आपको हर तरीके से जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी। मैं एक टीम का प्लेयर हूँ, मुझे अगर मतलब गेम में ओपनिंग बैट्समैन के हिसाब से बुलाया जाए मैं वहाँ भी रेडी हूँ, मुझे बॉलर के हिसाब से बुलाया जाए तब भी रेडी हूँ। मेरे रोल बहुत सारे हैं। आपके साथ जब मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, यू वोंट फील मी मैं एक सिर्फ वो कंटेंट या क्रिटिसाइज, आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दैट। मैं जब IAS IPS के साथ जब मैं बैठता हूँ एंड बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के साथ जब बैठ के इश्यूज डिस्कस करता हूँ, आई टॉक एज पर देयर लेवल। तो सोशल मीडिया में जिस तरीके के लेवल के आपके लोग मिलेंगे तो आपको उसी लेवल में जाके उन्हें समझानी पड़ेगी। आप अगर मतलब वहाँ बैठ के वो IAS और IPS वाले जो टोन रहते हैं, आप उस टोन में समझाने जाएंगे, होंगे नहीं। तो जिसका जिस लेवल पे वो समझते हैं, मैं उसी लेवल पे उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ। कहने का मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि दार्जिलिंग के लोग जो हैं उनका स्तर बहुत नीचे नॉट एट ऑल। ये आप कंट्रोवर्सी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कंट्रोवर्सी नहीं, मतलब सोशल मीडिया में जो है मीनिंग उस तरह से निकल रहा है। सोशल मीडिया में आप जो हैं, आपने जो कमेंट की बातें हम भी सोशल मीडिया पे हैं, तो वो जो कंटेंट है हमारे तरफ भी कहीं ना कहीं इशारा करती है, राइट? नहीं, आपके कहीं ना कहीं छोटा करके आंका जा रहा है दार्जिलिंग के लोगों को, ऐसा है। जैसे आपने जो कमेंट की बातें की, उनकी समझ यही है कि मैं जो स्पेशली आपने पिक की, तो GTA में जाने का मतलब पैसा, ठीक है। तो उस लेवल पे आप जाके अगर उसको क्या समझाएंगे, उसे इंडिविजुअल समझाने से अच्छा है कि ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो ये है, ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर्स या ये पर्टिकुलर उनके जो विजन है, ये जो मैं 2017 से बोलते आया हूँ कि चीज़ें दिखाती हैं कुछ है पब्लिक को और होती कुछ है अंदर। तो ये चीज़ों को समझाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप आधा घंटे का एक इंटरव्यू, आजकल क्या होता है लोगों का अटेंशन टाइम कम हो गया है, सो यू नीड 30, 40, 50 सेकेंड्स का एक क्लिप ही, दैट्स मोर देन एनफ। सो उसी हिसाब से समझाते हैं लोग, जैसे समझते हैं आपको उसी हिसाब से समझानी है। समझ में बेटर होना। हम यहाँ बैठ के आपके साथ में घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या इसका कोई मीनिंग नहीं है? नहीं, मीनिंग है, लेकिन आप अगर आप देखें तो आप भी इसे चलाने के लिए पहले तो ट्रेलर ही डालेंगे, छोटे छोटे ट्रेलर ही डालेंगे। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नहीं, हम उन लोगों के लिए किताब लिखते हैं जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं। वी डोंट गो फॉर व्यूअरशिप, टू बी वेरी ट्रू। मैं आपको वही बताया, मैं जब एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के लोगों के साथ बैठता हूँ तो मेरे कन्वर्सेशन लेवल डिफरेंट होती है। मैं जब पत्रकारों के साथ बैठता हूँ मेरी जो कन्वर्सेशन लेवल डिफरेंट होती है। मुझे जब आप सोशल मीडिया में देखते हैं तो मेरे कन्वर्सेशन लेवल डिफरेंट होती है। यहाँ पे GTA चीफ बैठे होते मेरे सामने में, तो मैं बिल्कुल GTA से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको लेकर के मैं अच्छी तरीके से चर्चा करता। इनफैक्ट आपके साथ में भी करूँगा। इनफैक्ट ये फर्स्ट टाइम आपके साथ में मुलाकात है, तो मैंने सोशल मीडिया आपका स्टडी करते हुए जो चीज़ जाना और जो चीज़ समझा, मैंने डिसीजन लिया लास्टली कि नहीं, उसके इर्द गिर्द ही हमें डिस्कस करना चाहिए। द रीज़न इज एक इंसान है जो, क्योंकि आपने कहा कि आप सिर्फ BGPM नहीं है, आप सिर्फ GTA के प्रवक्ता नहीं है, आप तो एक इंडिविजुअल SP शर्मा भी है ना। और आपने कहा कि आप जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं वो आपके पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर में है। सो एक इंसान डेडिकेटेडली पूरा अपना जीवन दे रहा है एक पार्टी को ऊपर लाने के लिए, जरूर कुछ ना कुछ बात तो होगा। उसका सोशल मीडिया को मेरे को समझना चाहिए, सोशल मीडिया का जो स्ट्रेटेजी है उसको समझना चाहिए कि एक्चुअल में उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस कन्वर्सेशन इन दिस डायरेक्शन। एब्सोल्युटली फाइन, मैं उसमें तो मैंने मना भी नहीं किया, सो आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल विद दिस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिएगा, क्योंकि बीच में आपने कहा कि शायद मैं कंट्रोवर्सी की तरफ जा रहा हूँ। सो इट इज नॉट दैट वे, बट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आज के दिन में अगर SP शर्मा अजय एडवर्ड्स के अगेंस्ट में इतना सारा कंटेंट बना रहा है, सो उसके पीछे में क्या रीजन है? आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर में? नहीं, अजय एडवर्ड्स, नॉट ओनली अजय एडवर्ड्स, राजू बिष्ट जी। मैं अजय एडवर्ड्स से शुरू करता हूँ, अजय एडवर्ड्स से शुरू करता हूँ, फिर राजू बिष्ट। आप सवाल पूछते जाए, मैं जवाब देते जाऊँगा। अजय एडवर्ड्स अभी का प्रेजेंट सिनेरियो में देखिए, अजय एडवर्ड्स जो जिस हिसाब से विधानसभा में चल रहे हैं, उनका नारा है परिवर्तन। आपको भी पता है, हमें भी पता है, अभी विधानसभा चुनाव है, तो यहाँ जो MLA जीत के जाएंगे वो क्या परिवर्तन लाएंगे।
सो ये परिवर्तन का नारा अगर वो जीटीए इलेक्शन में यूज़ करते, एब्सोल्युटली फाइन। वो अगर पंचायत इलेक्शन में करते, एब्सोल्युटली फाइन। म्यूनसिपलिटी इलेक्शन में करे, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन में आपको 294 सीट में जो जीतेगा वही परिवर्तन लाएगा, उसमें बहुमत लानी है। तो जिसका जो एक एजेंडा ही गलत दिख रहा है, तो पब्लिक में एक वो परसेप्शन, मतलब उनका जो क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी अगर वो या तो वो रखे या हमें रखने पे मजबूर करेंगे। सो वो एक पार्ट है। दूसरी पार्ट हो गई अजय एडवर्ड जी के साथ मेरी व्यक्तिगत, मैं आज भी बोलता हूँ अजय एडवर्ड जैसे लोगों को आना चाहिए, मैं ये बोलता हूँ, लेकिन विद क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए। उनका क्लैरिटी ये नहीं है। अभी जैसे मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, वो सभासद के इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, ठीक है, म्यूनसिपलिटी भी लड़ रहे हैं, अभी विधानसभा भी लड़ेंगे, ठीक है। एक विज़न होती है, पार्टी प्रेसिडेंट का एक विज़न रहता है। जैसे आपका जीटीए चीफ का आप देखिए, जीटीए चीफ सभासद में लड़े, बाकी में नहीं है, बाकी में टीम को जितवाने का है और टीम के प्रतिनिधि उसमें करेंगे। तो वो अगर नहीं रहता है तब आप पार्टी की, क्योंकि उनके पीछे भी जो भी हो, जितने भी नंबर के समर्थक तो है, उनके भी पॉलिटिकल एक विज़न हो सकती है, वो विज़न भी दाव पे लगी है उनके अध्यक्ष के ऊपर। और वो जिस हिसाब से, कल मैंने देख रहा था लालकोठी के बाहर वो जोर जोर से चिल्ला के डांस कर रहे थे, वो परिवर्तन का नारा। दैट्स नॉट मतलब हम जो एक्सपेक्टेशन आप मेरे को सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, सो दैट इज़ ड्यू टू दैट ओनली। मैं चाहता हूँ वो थोड़े से, अब उन्हें कौन समझाएगा, मैं उनके पार्टी का मेंबर हूँ नहीं, बाहर बैठ कर तो मतलब उनकी ये मैं जो भी कर रहा हूँ उनके भलाई के लिए कर रहा हूँ, एटलीस्ट दिस शुड नॉट बी देयर। उनके तरफ से तो मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं देना चाहता हूँ, दिस इज ऑल नहीं, वो आपने बताया बोल के क्वेश्चन रेज हुए, मैं बता रहा हूँ ये उनके भले के लिए बोल रहा हूँ कि हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑपोजिशन में भी ऐसा लीडर हो जिससे हमें भी दो चीज़ सीखने को मिले। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर सिर्फ वो एक क्या बोलता है, सिर्फ ग्रीवेंसेस है उनके, या उनका सिर्फ एक विजन है कि कैसे कुर्सी तक जाएं, किसी भी लेवल का कुर्सी हो, म्यूनसिपलिटी का हो, जीटीए का हो, इसका हो, कुर्सी तक पहुंचना है। दैट्स नॉट कुछ देर पहले ही आपने कहा था कि जिस स्तर के लोग हैं उस स्तर का कंटेंट बना करके आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। क्या पता उनका भी फिर वही सोच हो कि मैं जो मैसेज देना चाहता हूं वो मैं इस डायरेक्शन से देना पसंद करूंगा या फिर इस तरह से देना पसंद करूंगा। सबका अपना अपना तरीका तो हो ही सकता है, लेकिन उसमें गलती ये भी दिख रही है ना। जैसे मान लेते हैं वो सदर 3 के सभासद चुने हुए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आपको कहीं पे चेंजेस करनी है, पॉलिटिशियन को आपको एक मैसेज देना है, यू हैव टू बिकम अ पॉलिटिशियन। प्रशासन को आपको सुधारनी है, यू हैव टू बी देयर। अगर वो चाहते कि मतलब बाकी सभासद ठीक से काम करे या बाकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ठीक से काम करे, वो सदर 3 के सभासद हैं। सदर 3 में उन्होंने क्या काम किया, अपने जो उस क्षेत्र से वो इलेक्टेड हुए हैं, ये उन्हें दिखानी चाहिए, सो दैट बाकी चीज़ें सीख पाएँ। जैसे मान लेते हैं वो 10 जगह पे मतलब कंसंट्रेट ना करके वो जिस जगह पे इलेक्टेड हुए हैं सिर्फ उस इलेक्टेड जगह को एकदम एग्जाम्पल तैयार कर देते हैं, तो बाकी जो सभासद है वो भी उन्हें फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ। तो अब वो तो दिख नहीं रहा। अगर सदर 3 के किसी भी पब्लिक को आप उठा के बात करेंगे, अजय एडवर्ड को देखा भी नहीं उसके बाद। तो अब कल विधानसभा में मान लेते हैं अगर वो इलेक्ट भी हो गए, ऑपोजिशन में बैठ गए, ऑपोजिशन में बैठ के बाद फिर ये विधानसभा 5 साल के लिए फिर वंचित हो जाएगा जैसे पहले बैठा। तो ऑपोजिशन में बैठने के लिए फिर क्यों चुनना है? जो काम आप अगर ऑपोजिशन में बैठ के भी आपने अगर करके दिखा दिया होता सदर 3 में, हम मानते हैं आप ऑपोजिशन में बैठ के कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ एक पॉलिटिकल रिवेंज लेने के लिए सिर्फ एक वो मतलब ठीक नहीं है जी। फिर मैं जब और डिग करने लगा तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे कंटेंट में फिर आप कमेंट सेक्शन बंद कर दे रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे में? देखिए, क्योंकि कंटेंट में तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कमेंट्स भरे पड़े हैं, राइट? क्रिटिसिज्म क्या आपको पसंद नहीं है? नहीं, नॉट एट ऑल। क्रिटिसिज्म अगर पसंद नहीं होती तो मैं ओपनली किसी भी मीडिया में नहीं जाता ना, मैं घर में छिप कर बैठता। बट आई एम ओपन, कोई भी मतलब इंटरव्यूज़ के लिए फ़ोन करता है, मोबाइल ओपन है। मतलब आप क्वेरीज अगर लेना चाहते हो, आपको कोई पर्टिकुलर जिज्ञासा है, आप पूछ सकते हो, ओके। कमेंट सेक्शन में आपके मतलब वो जो कमेंट रहते हैं, सो आर दे मैच्योर इनफ टू रिप्लाई, आर दे मैच्योर इनफ कि मैं उनसे कुछ सीख पाऊँ? सो दे आर सो मेनी फेक अकाउंट्स जो फेक अकाउंट्स बोल के कमेंट करते हैं। वाई शुड आई एंटरटेन? अगर मैं खोल दूँ ना, फ़ायदा मेरा ही है, एटलीस्ट द पोस्ट विल बी मोर विजिबल। और जहाँ पे कमेंट खुला हुआ है वहाँ पे फिर पब्लिक आपसे यही सवाल पूछ रही है कि आर योर कंटेंट मैच्योर्ड एनफ? समझ रहे हैं ना? जो कंटेंट, जहाँ पे कंटेंट में कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पब्लिक आपसे यही सवाल पूछ रही है कि आर योर कंटेंट मैच्योर्ड एनफ? एग्जैक्टली, मैच्योर्ड एनफ, बिकॉज ड्यू टू दैट कंटेंट्स ओनली। ठीक है, उस कंटेंट्स के ऊपर तो किसी ने पर्टिकुलर क्वेश्चन रेज नहीं किया। मान लेते हैं मेरा कोई कंटेंट अगर गलत होता,
उस कंटेंट के ऊपर तो कोई भी केस भी फाइल कर सकता था, उस कंटेंट के ऊपर कोई कुछ भी बोल सकता था, उस कंटेंट के ऊपर कोई रिएक्ट भी कर सकता था, बट दैट्स नॉट देयर। आप कंटेंट के ऊपर कुछ चैलेंज नहीं कर पा रहे हो, एंड फॉर दैट रीज़न कुछ लोग हैं जो अपने एक परसेप्शन बिल्डअप करते हैं। बट मेरा कोई भी कंटेंट, मैं आज भी बोलता हूँ, अगर मेरा कोई भी कंटेंट के ऊपर आपको आपत्ति है, नहीं वो गलत है, मैं इंक्लूडिंग अजय एडवर्ड्स के ऊपर रिसेंटली मैंने जो 10 पील का मैंने जो किया था, अगर वो कंटेंट सच में गलत था, सो दे हैज़ टू बी एंड सम काइंड ऑफ एफआईआर्स, आई डिजर्व, अगर वो होता तो। लेकिन वो कंटेंट सही था, दैट वाज द रीजन। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि लेट इट गो में भी बिलीव करते हो कि ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। सो देन व्हाई दे आर कमेंटिंग? आपकी बात आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर वो कमेंट कर रहे हैं देन व्हाई दे आर, मतलब इसमें फोकस क्यों कर रहे हैं? खैर, किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट को लेकर के हमें बातचीत नहीं करनी है। मैं आपको पाया कंटेंट क्रिएटर के रूप में एक्चुअली, राइट? और वहाँ पे इन सब सारे चीज़ों को देखा। आज सुबह में भी आपने 2 घंटे 3 घंटे पहले एक कंटेंट लिख करके आपने डाले हैं कि शायद अजय एडवर्ड्स मंकी के साथ में कुछ रिलेशन था, मंकी के हाथ में कोकोनट मिल गया और समथिंग लाइक दैट। प्रोवर्ब हाँ है वो चीज़। सो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट पिंच करने टाइप एक हो जाता है वो चीज़। उससे पहले आपने शायद देखा होगा अजय एडवर्ड्स जी ने कल रात को एक स्टेटस डाली थी। अच्छा, नो आई डिड नॉट गो इन दैट डायरेक्शन बिकॉज आपके साथ में बैठना ऐसा ही रहता है। एक कोई बंदा कुछ डालता है, उसके काउंटर में ऐसे ही कुछ आ जाता है, ऐसे ही है। कल रात उन्होंने बताया था कि दार्जिलिंग में टोस्ट रोटी का चोर आ गया है। अब वो किसको कहा आई डोंट नो, बट वो अगर कर सकते हैं, हम अगर करें तो वो गलत, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सेम गोज विथ राजू बिस्टा एज वेल। यस, राजू बिस्टा, मतलब मैं राजू बिस्टा के अगेंस्ट में, आप तो कंटेंट देख रहे हैं, मैंने तो राजू बिस्टा के अगेंस्ट में 6 दिन अनशन किया है। पानी तक मैंने नहीं पिया 6 दिन तक। क्यों किया? क्योंकि राजू बिस्टा जी ने, मतलब जब वो आए थे, महाकाल बाबा का कसम लिया था, उन्होंने बोला था ये करूँगा वो करूँगा। तब हम लोग हर बार देख रहे। फिर 21 का इलेक्शन आया था, 21 का इलेक्शन में वो बोल रहे हैं गोरखालैंड के लिए बंगाल विधानसभा जीतना जरूरी है। तब मैंने कुछ क्वेश्चंस रेज की थी। तब उन्होंने जवाब में क्या दिया था कि, मतलब हमारे कुछ कलीग्स थे वो उठे थे तो बोलते हैं नोटा से कम जिसको वोट मिला, ठीक है, वो क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते हैं। ऐसे देखेंगे तो वंदना राय को भी नोटा से कम वोट मिला, बीबी बजगाई को भी नोटा से कम वोट मिला, वो क्या क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते? मैं तो इलेक्शन में उठा भी नहीं था। मैं बीइंग एन सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, आपने जिस मुद्दे पर चुनाव जीत के गए थे क्या किया, वो मेरे को बताया। फिर मैंने उनको एक किताब दी, पॉलिटिकल साइंस, आप पढ़ लो, शायद आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी कौन क्वेश्चन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। वो हुआ। फिर उन्होंने थोड़ी सी और बदतमीज़ी कर दी। फिर वो सिलसिला चला। 3 या 4 महीने के बाद मैंने उन्हें कहा कि अब आप जवाब दोगे या तो मैं अनशन में बैठ रहा हूँ। तो बैठने के बाद एक ट्राइपार्टाइट टॉक का उन्होंने अनाउंस किया, वो छोड़ से। तो वही बोल रहा हूँ, आज भी आप देखें, मैं तब भी सही था कि 2021 का जो टाइम था मैं तब से क्वेश्चन रेज करता हूँ। आज तो सारे पब्लिक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, सारे अलायंस पार्टी उनके क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि आपने क्या किया जिन मुद्दों पर आप जीत के गए थे। सो ये क्वेश्चन मैं तब से पूछ रहा हूँ और आज भी पूछ रहा हूँ। आज भी जैसे SIR का मुद्दा है अभी लेटेस्ट, राजू बिस्टा बोलते हैं एक किसी को भी कुछ नहीं होगा, जबकि आज हमें डेटा मिल रही है हिंदुओं को कुछ नहीं होगा। ये क्या था? 63 से ज़्यादा % के लोगों का अभी हिंदू का नाम कटा है, ठीक है, मुस्लिम का उससे कम कटा है। ये एक हो गया। दूसरी हो गई, एक भी गोरखा का नाम नहीं कटा है। और ये तो प्रोसेस है। कैसे वहाँ पे गोरखा मतलब नहीं होगा? गोरखा का SIR नहीं होता है क्या? गोरखा को डॉक्यूमेंट देनी नहीं होती क्या? लाइन में नहीं लगनी होती है। तो ये गलत जो भ्रामक चीज़ें पब्लिक को बोल के, पब्लिक को जो एक प्रिपेयर्डनेस जो थी वो उससे करने से वंचित कर रहे हैं। और फिर जब इस समस्या आ जाती है तब वो बोलते हैं 15 दिन में भी ठीक हो जाएगा, नहीं तो मैं रिजाइन कर जाता हूँ। क्वेश्चन क्यों नहीं करेंगे? मुझे लगता है मैं जो सवाल कर रहा हूँ सारे लोग अगर पूछेंगे ये पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाएगा, लीडरशिप ये मतलब ये फेक एश्योरेंस देना बंद कर देंगे। अभी तक नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मुझे करना पड़ रहा है। सही है। अपना अपना सोच है और आप भी अपने सोच को अपने तरीके से लेकर के आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है बिल्कुल। और इनफैक्ट एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी मतलब आ रहा है, राइट? वो ये चीज़ पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म से बाहर निकल के ये पूछना चाहूँगा। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये कंटेंट मैंने अपलोड कर दिया, ये कंटेंट अपलोड नहीं करना चाहिए था, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, उसके कारण आपकी एंजाइटी बढ़ जा रही है? ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। मैं देखिए, मैं कंटेंट पोस्ट करने से पहले सोचता हूँ, पोस्ट करने के बाद नहीं सोचता, क्योंकि चीज़ें ऐसी है। देखिए, मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी, जो चीज़ें पब्लिक के साथ से आँख से छूट जाती है, कभी कभी दिखाना ज़रूरी पड़ जाता है उस कंटेंट को।
दिखाने के हिसाब से करता हूँ, और वो दिखाता हूँ एक सोच के हिसाब से दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि वो सुबह उठा अचानक एक मूड में कुछ आया कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया आज सुबह का जो स्टेटस था वो भी क्योंकि अजय अकबर जी ने कल रात को पोस्ट की थी, उसके रिफ्लेक्शन है। तो हर स्टेटस के पीछे एक पर्पस रहता है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडमली कुछ कर दिया। और आप देखेंगे मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल में मेरा पर्सनल फ़ोटो मतलब होता है ना फैमिलीज़ वगैरह, मैं कुछ शेयर नहीं करता, कहाँ घूमने गया क्या कुछ नहीं होता। वो प्योरली पॉलिटिकल प्रोफाइल है, सिर्फ पॉलिटिक्स की ही बात। फैमिली मेंबर्स देखते हैं आपका पर्सनल प्रोफाइल? देखते हैं, क्यों नहीं देखते। कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं? पिताजी को इतनी गालियां पड़ रही है, पिताजी को ये किस तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं आज भी बताता हूँ किस तरह से आप समझाते हैं, या फिर कभी क्वेश्चन आया है? आपकी वाइफ कभी क्वेश्चन करती है? मैं जो काम करता हूँ, मैं जब घर में घुस जाता हूँ तो मेरे पॉलिटिक्स वहाँ पे अंदर में नहीं रहती। मैं जब गेट से बाहर आता हूँ तभी पॉलिटिक्स होती है। इनफैक्ट मैं मीडिया वगैरह से इंटरव्यू भी जो भी है बाहर ही करता हूँ। रीज़न ये है कि दार्जिलिंग की सोसाइटी में अभी भी पॉलिटिक्स मतलब गाली गलौज ही है। पॉलिटिक्स मतलब अभी भी वही है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुद्दे हैं या डेप्थ में जाके समझना नहीं है। कहीं पे ख़राब सड़क दिख गए, चलो उसे ब्लॉक कर लो। उस सड़क पे के ऊपर एक्चुअली टेंडर प्रोसेस हुई नहीं हुई, ठेकेदार को पैसा मिला भी है कि नहीं मिला है, करप्शन तो बाद में आएगी। तो पहले इतने मुद्दे पे रिसर्च करो, इतना तक नहीं है। तो ये जो एक इमेच्योरिटी की स्टेटस है, तो उस इमेच्योरिटी में मैं ये मतलब ऐसा नहीं है कि वो आई है, सो आई एक्सपेक्ट दैट ये आनी ही है, क्योंकि मैं जिन लोगों के लिए पोस्ट कर रहा हूँ उनका जो सोशल स्टेटस लेवल या उनकी जो थिंकिंग है वो यही है। इससे ज़्यादा सोच नहीं पा रहा है बोल के मैं उनके लिए ये कंटेंट दे रहा हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। एंड आई स्टिल नो ये 5 साल डाउन द लाइन आप देखेंगे ये सारे लोग ही फिर चेंज हो जाएंगे। जैसे आपका 2019 में जो लोग खुश होकर लेके आए थे राजू बिष्ट को, अभी पता चल रहा है वो गलत हुआ था, तो अभी वही वो लोग ही गाली दे रहे हैं। तो ऐसे वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, इट डजंट मैटर। इस बार बीजेपी नहीं जीतेगी? बीजेपी तो खुद ही बोल रही है बीजेपी नहीं जीतेगी। कल सुमेंद्र तामांग को एक कॉल गया था करसियंग से, किसी ने प्रभारी ने कॉल किया था, वो खुद बोल रहे हैं आप इधर मिल जाओ नहीं तो अमर लामा जीत जाएंगे। जब वो खुद बोल रहे हैं बीजेपी नहीं जीतेगी तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। आई मस्ट अप्रिशिएट देम कि उन्हें पता चल गया। अभी थोड़ा पॉलिटिक्स से बाहर निकल के अगर आप सोचें जी, तो कौन कौन से कैंडिडेट्स इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं? स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स के हिसाब से देखिए, जैसे बीजेपी ने अब क्या सोच के दिया, आईजीजीएफ का भी एक है। मैं सच बोलता हूँ अभी बीजेपी को मैं कंसिडर भी उतना नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा जो मुकाबला है वो बेसिकली बीजेपी के साथ ही है, क्योंकि उन्होंने पहले जीते आ रहे हैं वो। तो मैं चाहता था एक्चुअली, मैंने पहले बहुत जगह प्लेटफॉर्म में कहा भी, रीजनल पार्टी जितने भी हैं सो दिस शुड कम अप, ठीक है, कोई भी जीते लेकिन रीजनल पार्टी जीते। अजय एडवर्ड, बिमल गुरुंग भी दे सकते थे अपने कैंडिडेट, लेकिन बिमल गुरुंग जी ने बीजेपी के सिंबल में भी दिया, अल्टीमेटली वो बीजेपी ही है, तो उसमें मैं नेगेटिव भी रखूँगा। और नोमन राय जी का भी मैं जो देखता हूँ ओवरऑल प्रोफाइल, तो वो उतने सक्रिय उस हिसाब से नहीं रहे कि जो कैंडिडेट्स के हिसाब से या उन्हें विधानसभा में हमारे जो मुद्दे हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाए, क्योंकि ये वो भी मैं फिर बताता हूँ वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। उन्हें अगर एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ समझ अच्छी होती देन आई मस्ट हैव अप्रिशिएट हिम। तो वो है वंदना राय टू सम एक्सटेंट एक जगह पे कर सकती हैं, चाय बगाने के कुछ मुद्दे पे वो बात कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो क्लैरिटी है वो भी वही बोलते हैं ना, मतलब आप किसी का विरोध करने के लिए ही विरोध कर रही हैं, वो वाली बात नहीं। आप अगर डेप्थ में जाके देखते हैं, जैसे वर्ल्ड का शायद कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा जिसमें गवर्नमेंट ने किसी को लैंड दिया हो और वो उसे विदेशी बनाता हो। आपको अगर लैंड का पार्सल मिला है गवर्नमेंट से एक्नॉलेजमेंट, दैट मीन्स यू आर एन सिटीजन। जो आपका ईसीआई का रिसेंटली एसआईआर का जो गाइडलाइंस था उसमें भी आप देखेंगे एक कॉलम है कि गवर्नमेंट ने अगर लैंड अलॉट किया है देन यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। सो कैसे ये नैरेटिव फैलाते हैं लोग कि आपको अगर पट्टा दिया, आप पट्टा एक्सेप्ट कर ले देन आप विदेशी हो गए, रिफ्यूजी हो गए। सो इस तरह के नैरेटिव फैलानी नहीं चाहिए मुझे लगता है। तो वो कुछ कुछ जगह पे उनकी जिम्मेदारी नहीं दिखती है, अदरवाइज शी इज़ ट्राइंग इनफ, ठीक है, वो ठीक ही एक जगह पे लगता है। अजय एडवर्ड जी भी मतलब उनके जो काम से मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, काम के तरीके से विरोध कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं किसी जगह पे आपने एक पार्क डेवलप कर दिया, अप्रिशिएट करूँगा, ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि आप जब ब्रिज बनाते हैं तब मैं अप्रिशिएट नहीं करूँगा विदाउट SOPs। गवर्नमेंट के कुछ SOPs हैं, जैसे मान लेते हैं आपने ये स्टूडियो अंदर में कुछ बनाया, इस ओके, इसमें गवर्नमेंट्स के उतने नॉर्म्स नहीं हैं। लेकिन आप अगर एक केमिस्ट शॉप खोलते हैं, जो दवाई की दुकान, उसमें आपके गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स है, दरवाज़ा यहाँ पे होना चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह।
तो जो नॉर्म्स है, आप अगर नॉर्म्स फॉलो करें तब देखिएगा कोई दिक्कत नहीं। और ये चीज़ हो रही है, ज़्यादातर लीडर्स जो अभी भी उठे हैं, मुझे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव समझ में और गवर्नमेंट के जो रूल फॉलो करने के जो गाइडलाइंस है उस पर दिक्कत है। अदरवाइज पर्सनली दे आर कैपेबल एनफ, मुझे उसमें वो नहीं है। खैर, इस ब्रीज व किसी दूसरे पार्टी के साथ में कंपेयर करके उस टाइप के डिस्कशन में नहीं जाना चाहूँगा। ब्रीज को ले करके हमने भी हमारे तरफ से बहुत सारे टॉपिक को छोड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अगर बहुत सारे चीज़ को हम अगर पकड़ के बैठेंगे यहाँ पे तो वही कह रहा हूँ लग जाएगा। लेकिन मेरी सोच मैंने आपको दिस इज नॉट द आइडिया। सो आई एम नॉट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, उनके काम के ऊपर और काम के तरीकों के ऊपर है, और वो काम के तरीके अगर सही होते हैं, मुझे किसी से कोई इरादा बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप यहाँ पे बैठे हैं, आप GTA के CPRO हैं तो आपसे सब कुछ आज ही ले लिया जाए, क्योंकि ये हमारी भी शुरुआत है, आपके साथ में ये रिलेशन है, और स्टेप बाय स्टेप अगर हम बढ़ेंगे आगे तो मुझे लगता है बिकॉज गॉड का इरादा ये है कि हाँ, रीजन को, इस पूरे एरिया को अच्छी तरीके से, है ना, हम अपने तरीके से इसको डेवलप करना चाहते हैं। सो ये एक चीज़ है। अजय एडवर्ड जी का ही जहाँ तक ब्रिज का ही बात है तो हमने भी उसमें काफ़ी सारे है ना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस रेज किए थे, बट कहीं ना कहीं पब्लिक का भी यही कहना है कि अगर सरकार ही ना करे डेवलपमेंट तो किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। और उनसे जब हमने क्वेश्चन पूछे कि ये फंड कहाँ से आता है तो उन्होंने कहा कि वो अपने पॉकेट से इस चीज़ को कर रहे हैं। तो कोई अगर किसी चीज़ को अपने पॉकेट से कर रहा है और उसका डैमेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेने के लिए अगर तैयार है तो ये क्या गलत है? नहीं, डैमेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर कैसे आ जाती है? मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर अजय एडवर्ड ने जो ब्रिज बनाया, 5 ईयर डाउन द लाइन अगर ब्रिज टूट जाती है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। अजय एडवर्ड कैसे हो जाती है? अजय एडवर्ड कैसे रिस्पॉन्सिबल है? इस समय के जो अधिकारी है, जिला अधिकारी, जो अप्रूविंग अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वो उनके होते हुए ये नहीं बनी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। गवर्नमेंट तब जब इंक्वायरी करेगी तब इस पोजीशन में SP कौन थे, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। इस समय जो DM थे उनके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। मान लेते हैं आप एक काम कर रहे हैं, उसके लिए किसी और का सर्विस रिकॉर्ड में अगर गलत एक दाग पड़ जाती है तो इसका जिम्मेवारी भी आपकी बनती है। कम से कम आपने उनसे एक NOC तो लिया होता, जबकि गवर्नमेंट ने ऑनलाइन में एक पोर्टल में डाल दिया है, आप ब्रिज बनाने के लिए SOP वहीं पे है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करके कर ही सकते हो। लेकिन आप क्यों नहीं रहे हो? टैक्स देना पड़ता है। टैक्स तो आपको भी देना पड़ता है, हमें भी देना पड़ता है, हर चीज़ के लिए। मैं गाड़ी खरीदता हूँ तब भी टैक्स देता हूँ। इसका मतलब क्या मैं टैक्स चोरी करके करूँगा? ये गलत है। चीज़ है ये। ठीक है, आपके परिभाषा में दार्जिलिंग कैसा होना चाहिए, या फिर जैसा है वो अच्छा है? नहीं, दार्जिलिंग को एक डिसाइड करनी चाहिए। देखिए, गोरखालैंड चाहिए, मैं मानता हूँ, शुरू से मैंने कहा, लेकिन एट द सेम टाइम जब तक गोरखालैंड ना बने तब तक हम क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब के सारे के जो क्वेश्चन है, सवाल हैं, इसे क्या भागते रहेंगे? तो इसे भी अगर करना है तो ये कहाँ से होंगी? ये आपको थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होंगी। और हमें लोकतंत्र ने एक जगह बना के दिया है। जैसे आप गोरखालैंड या अलग राज्य, इस तरह के मुद्दे के लिए आप MP इलेक्शन में आप उठा सकते हो, एक MP को भेज के उस पर्टिकुलर जगह से डिमांड कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे आपके डेवलपमेंट की इश्यूज आती हैं तब आपको पंचायत हो गया, म्यूनसिपलिटी हो गया, GTA हो गया और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हो गया, क्योंकि अभी तक आज के डेट तक हम इस स्टेट के अंडर ही है। जो भी डेवलपमेंट आनी है फेडरल स्ट्रक्चर के थ्रू से इनसे ही होके आनी है। तो इनके साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके ही आपको काम करनी पड़ेगी। इसके अलावा मतलब आपके जो बुनियादी इश्यूज है विकास सेंट्रिक, उसको समाधान करने के दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो ये समझनी है। तो विकास के लिए मतलब हम MLA चुने और इसके लिए चुने, तो इसमें एक जो रैपो बिल्डर की एक टीम वर्क होनी चाहिए, वो टीम वर्क दिख नहीं रही है। हर दिन हम GTA को विरोध करते हैं, फिर बंगाल को विरोध करते हैं, फिर हम बोलते हैं डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। तो ये सवाल को थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं। अब जहाँ तक गोरखालैंड की बातें हैं, हम MP से ही सवाल करेंगे और MP को ही भेजेंगे। अगला बार देख लेंगे किस MP से काम होगा, उसी को भेजेंगे। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बातें हैं तो डेवलपमेंट एक टीम वर्क होकर अगर काम करें दैट इज़ बेटर। लेकिन टीम को ही क्रिटिसाइज करके, टीम को ही मतलब सारे तथ्यों को ना समझ के, और जहाँ से डेवलपमेंट आएगी हम उसका ही विरोध अगर करते रहेंगे, देन इशू कभी सॉल्व नहीं होंगी। डेवलपमेंट आई, अभी तो आई। आप अगर देखें, जैसे मान लेते हैं, मैं फिर थोड़ा सा बैक में जाना चाहूँगा। हम लोगों ने जब GTA को संभाला 2022 में, पहला जो मीटिंग हुआ था तब हम लोगों ने देखा GTA में तो छोड़ दीजिए, DJC का जो 2011-2012, क्योंकि 12 से जो पहला बोर्ड बना था, तब से फाइनेंशियल उनका मतलब जो रिपोर्ट ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को सबमिट नहीं हुआ था।
2011-12 से। तो कैसे आएगा डेवलपमेंट? आप यूसी सबमिट नहीं करेंगे, आपके पास जो फंड आई थी, फिर नया फंड कैसे आएगी? उसके बाद भी नहीं आई थी, सिर्फ 1 साल 12-13 में, क्योंकि वो थोड़ी सी सुपरविजन मोड में थी, उस समय में हुआ। उसके बाद से 2019 तक का फाइनेंशियल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट्स हम लोगों ने सबमिट की। तो ये कारण है कि बहुत सारे बैकलॉग होकर बैठे। जब हम लोगों ने जीटीए संभाला, 600 से ऊपर का एक क्रेडिट बना हुआ था उसमें, ठीक है। तो वो ये तमाम विषय हैं जिसे हम ग्रेजुअली सॉल्व कर रहे हैं। और सॉल्व कब से कर रहे हैं? जीटीए जैसे आया, सोचिए 2011 से 2022 तक का, ये 11 साल का बोझ लेके हम लोगों ने जीटीए शुरू किया था। कितना नेगेटिव में थे हम। सोचिए 40 साल से एक सोसाइटी ऐसी है जिसने कभी मतलब विकास के मुद्दे पे फोकस ही नहीं किया। वो फोकस कर रहे थे सिर्फ अलग राज्य आ जाएगा, पूरा गाय आ जाएगा, दूध दही छुर्पी नहीं चाहिए। तो उस समय में वहाँ से अगर हम लोग कोशिश करते हैं, डीएचयू के लिए भी आपको कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 15-20 बार फॉलोअप करनी पड़ती है, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जैसे आप यहाँ करते हैं वैसे कलकत्ता में भी करनी पड़ेगी। अच्छा शर्मा जी, एक चीज़ बताइए, तो ये प्रोसेस में हम लोगों ने कुछ तो किया है। मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा आपके इससे, बिल्कुल आप जीटीए से हैं, आप, मैं जानता हूँ जीटीए का जब भी बात होगा तो आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने का जी तौर मेहनत करेंगे और जी तौर कोशिश करेंगे। आपको रखा ही गया है उसी चीज़ के लिए, एक नैरेटिव बनाने के लिए कि हाँ सब कुछ पॉजिटिव है। मेरे नैरेटिव में क्या गलत है वो भी तो आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। नहीं, मैं तो फैक्ट देने के लिए तैयार हूँ। 2011 से ऑडिट रिपोर्ट नहीं हुआ था। वो मैं तब करता, वो तब करता जब इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का मॉडल होता एक इंटरव्यू लेना। वी आर नॉट टेकिंग इंटरव्यू, वी आर गिविंग यू प्लेटफॉर्म कि आप भी अपनी तरफ के जो बातचीत हैं उस चीज़ को अच्छी तरीके से उसको रखें यहाँ पे। ऐसा बिल्कुल भी, मैं इसीलिए शुरू से मैं बार बार कह रहा हूँ कि मकसद ये नहीं है कि आपको यहाँ पे किसी तरह से एकदम है ना घुमा घुमा के आपसे ये किया जाए। उसका भी टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा, जब हमको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वी विल श्योरली डू दैट। आपके परिभाषा में डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है, ये बताइए मेरे को। डेवलपमेंट का परिभाषा मेरे हिसाब से ये है कि जहाँ पे, इसमें और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मुझे पर्सनली फील होता है कि सबसे बेसिक चीज़ जो है वो डेवलपमेंट में मतलब एजुकेशन से होना चाहिए, सबसे बेसिक चीज़। जीटीए ने आज तक एजुकेशन सेक्टर में क्या किया है आप बताइए, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं जब दार्जिलिंग में घूमता हूँ, थोड़ा सा रिमोट एरियाज़ में जाता हूँ, तो काफ़ी जगहों पे मैं देखता हूँ स्कूल है गवर्नमेंट के अंडर में, बट वो स्कूल फंक्शनल नहीं है, लोग सैलरीज ले रहे हैं, राइट। या तो स्कूल में बस 5-7 ही स्टूडेंट्स हैं। हालांकि हिल्स ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे एजुकेशन बहुत फ्लोरिश किया था एक समय, आप था, अभी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ ऐसा, आप बताइए। इसका मेन कारण हो गया, मैं पहले से बता रहा हूँ, हमारे जो एक कल्चर में बैठ गई थी ना बंद, स्ट्राइक। अभी मान लेते हैं स्कूल, मतलब डेवलपमेंट के लिए सबसे पहला स्कूल आपने कहा, और स्कूल को सही ढंग से चलने के लिए आपको स्ट्राइक से मुक्ति, एक वातावरण चाहिए। जैसे आप देखेंगे सालबारी इधर सिलीगुड़ी में बहुत सारे स्कूल जो पहले हिल्स में हुए करते थे वो सारे शिफ्ट हो चुके हैं। क्यों शिफ्ट हुए? क्योंकि वहाँ पे जैसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि उन्हें एक पर्टिकुलर सिलेबस कवर करनी है, उनके जो सेशन है वो कवर करनी है। लेकिन आए दिन किसी दिन स्ट्राइक हो जाती है, आए दिन किसी का कुछ वो हो जाता है, तो छात्रों के लिए जो पढ़ने का माहौल था वो माहौल ख़राब हो गया था, और वो माहौल अभी रिस्टोर हुआ है। दूसरी बात है, रिस्टोर हो गया है, डेफिनेटली रिस्टोर हुआ है। इसी के कारण अभी अब देखते हैं कोई भी स्कूल में, आप खुद भी बीइंग ए जर्नलिस्ट, आप बताएं, आप घूम रहे हैं, किसी भी स्कूल में आप जाके बताएं कि एटलीस्ट पॉलिटिकली उनके ऊपर दबाव कभी था कि बंद करो, नहीं कल से बंद हो जाएगा इंडेफिनिट स्ट्राइक, कभी नहीं था। एटलीस्ट वो जो माहौल चेंज हो गया, एटलीस्ट गार्जियन अपने हिसाब से अब इतने तो एश्योर्ड हैं कि मेरे बच्चे को दार्जिलिंग हिल्स में मैंने एक स्कूल में दाखिला करवा दिया, अब एटलीस्ट ये अपना सिलेबस तो कवर कर पाएगा। क्योंकि 17 का एजुकेशन में मेरे बहुत सारे दोस्त थे, कोई नेपाल से था, कोई डिफरेंट स्टेट से था, वो लोग भी फ़ोन करते थे बच्चे को लेके आए या छोड़े या क्या करें या स्कूल शिफ्ट करें। सो वो सिचुएशन अभी नहीं है। एटलीस्ट टूरिस्ट के लिए भी एटलीस्ट एक आने जाने का एक माहौल है। अभी आप देखते हैं एटलीस्ट बिजनेसमैन जो भी है, एंटरप्रेन्योर्स जो भी है, सो दे आर फ्री इनफ कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले पाए। उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर अभी भी नहीं है। किसी भी आपके अगर दोस्त हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ये एक माहौल क्रिएट हो गया। विकास का परिभाषा हमारे हिसाब से यहाँ से शुरू हो जाती है, जब एक सोसाइटी का कोई भी बंदा, चाहे वो यूथ हो या कुछ भी हो, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेके आगे बढ़ने का एक प्लानिंग कर पाए। एटलीस्ट पहले तो प्लानिंग भी नहीं कर पाते थे, अभी एटलीस्ट प्लान कर पाते हैं। कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करके सोचे कि नहीं दार्जिलिंग में ये इन्वेस्टमेंट करके मैं एक बिजनेस करूँगा या एक चीज़ एस्टैब्लिश करूँगा, तो वो अनसर्टन रहता था कि करूँगा, रिटर्न आएगा, ये भी बर्बाद हो जाएगा। मेरा सिंपल क्वेश्चन है इस जगह में, एजुकेशन सेक्टर में बाकी सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, जीटीए ने क्या किया अभी तक, क्या कदम उठाया? ठीक है, जीटीए का जो हमारा पहला बोर्ड बना था सितंबर जो 2022 में पहला बोर्ड बना था,
तब हमारा जो इंटेंशन था कि 2002 से जो एक रिक्रूटमेंट, टीचर रिक्रूटमेंट के जो इश्यूज़ थे वो ठप हो गए बैठे थे। इंडिया में शायद यही एक जगह होगा जहाँ पे कभी टीचर्स को वॉलंटियर के तौर पे ही रिक्रूट किया जाती है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कैसे करें, फॉर दैट रीज़न हमने 2 डिसीजन उस समय लिए थे। एक हो गया एक रीजनल एसएससी का एक बोर्ड किया जाए, दूसरा हो गया एक इंटेंशनली एक टेट का एग्ज़ाम हुआ था। मैं जानता हूँ वो टॉपिक मैं खुद ही उठा रहा हूँ। तो टेट का जो किया था वो टेट को कैसे हो सकता है उसका रिजल्ट पब्लिश किया जाए, सो दैट वो डिसीजन लेके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में कम्युनिकेट किया गया। 1 साल जैसे गुजरा तो एक कम्युनिकेशन हो रही थी और एसएससी का आपको पता है एक बोर्ड गठन तक हुआ। लेकिन मीनवाइल बहुत सारे वॉलंटियर्स 2002 से, क्योंकि वैकेंट स्कूल तो ऐसे चलेंगे नहीं, टीचर्स तो आपको चाहिए, एजुकेशन फंडामेंटल्स एक राइट में आ गई तो बच्चे को खाली नहीं छोड़ते। तो बहुत सारे जो लोग वॉलंटरी आपकी जो सर्विस दे रहे थे उनका रिक्रूटमेंट भी बीच में हुआ था उस पीरियड में, 2002 से लेकर 2022 तक मान लेते हैं। तो उस पीरियड के जो टीचर्स थे उनके ऊपर कुछ केसेस वगैरह आ गए। अब मामला चला गया सब जुडिस, तो सब जुडिस जाने के बाद वॉलंटरी चीज़ के ऊपर कुछ आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, तो सारे चीज़ ऐसे हो गए, चाहे वो टेट हो या अन्य अन्य चीज़ें। एसएससी भी मैं आज भी बोलता हूँ, अगर ये जुडिशियल जितने भी प्रोसेस है अगर आज ख़त्म हो जाते हैं कल के डेट में रिजल्ट निकल जाएगी, इतने मतलब स्टेज में है। और एसएससी का एग्ज़ाम कल ही होना भी पॉसिबल है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने यहाँ तक क्लियरिटी दे दी, लेकिन हम रुके हुए हैं। वो जो पीछे के जो काम थे जो मैं बार बार बता रहा हूँ, हम मतलब पिछड़े इसलिए हैं क्योंकि 40 दशक से हम लोगों ने कभी फोकस नहीं किया। और ये जीटी आने के बाद भी मतलब जो पहले के जो 10-20 साल से क्रिएट हुए जो प्रॉब्लम थे वो रिजॉल्व नहीं हुए अभी तक। वो जैसे रिजॉल्व हो जाते हैं आगे के रास्ते क्लियर हैं आपके पास, क्योंकि आप बिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी आप किसी को विक्टिमाइज नहीं कर सकते कि नहीं चलो वॉलंटियर का कुछ भी होगा वो देख लेंगे, हम एक नया बैच से शुरू कर सकते हैं। तो इनकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि एटलीस्ट इनका मुद्दा को कैसे सॉल्व किया जाए। बहुतों ने कोर्ट में केस करके मैंडेटरी ऑर्डर लिया, कोर्ट ने जब उन्हें कहा कि इन्हें अपॉइंटमेंट दे सकते हो, उनका अपॉइंटमेंट हो भी रहा है। तो वो सारी चीज़ें, तो ये एक क्लैरिटी, जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक हम रास्ता, क्योंकि हम मतलब अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, आपको कानून तो फॉलो करना पड़ेगा। तो कानून के रूप में ही मतलब बहुत सारे दाव पे जैसे बने हुए हैं जो क्लियर करते हुए जाने हैं। हालांकि मैं टेट की तरफ जा भी नहीं रहा था, वो थोड़ा मैं खुद लेके आया क्योंकि चर्चा करनी ही है इस सारे चीज़ों के मुद्दे पे। वो मैं बाद में आता बिकॉज वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बहुत बेसिक तरीके से क्वेश्चन प्लेस किया था एक्चुअली कि स्कूल्स जैसे कि नेपाल के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी आप उसमें अगर पूछ रहे तो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुए हैं रिसेंटली। मैं आपको बताऊं, जैसे अभी कॉलेज में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इंटर्नशिप का नया मैंडेटरी ऑर्डर आ गया, जीटीए उसमें काम कर रहा है। आप अगर देखेंगे ये तकदा में इंजीनियरिंग कॉलेज ये कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी लेवल में भी अभी भी हमारे जितने सारे कॉलेजेस हैं आप अगर देखेंगे वो एनबीयू के साथ एफिलेटेड है। हमारे पास एक एफिलेशन के वो भी नहीं थे, हम उसमें भी काम कर रहे हैं। रिसेंटली लास्ट 3-4 महीने पहले मैं खुद भी कैलकाटा जाके आया हूँ रिगार्डिंग दैट। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। अभी चीज़ें ये है कि पहला चीज़ था जो प्राइमरी लेवल में भी अभी हमारे तो देखिए पॉपुलेशन भी डिग्रोथ कर रहे हैं और लोगों का भी एक परसेप्शन क्या है प्राइवेट स्कूल से। ये मैं सिर्फ जीटीए की बात नहीं कर रहा हूँ, आप वेस्ट बंगाल में या इंडिया में कहीं भी जाएंगे लोग अभी गवर्नमेंट स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल का एक रुख बना चुके हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है ना। नहीं, मैं आ रहा हूँ कारण में। तो एक प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख कर चुके हैं। ये सिर्फ मैं वही बताया सिर्फ जीटीए का मामला नहीं है, देश भर में है। तो इसके बावजूद भी वो बीच का जो एक फेज था मैंने आपको बताया, उसको रिजॉल्व करने का एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो प्राइमरी स्कूल का ये हो गया, हायर एजुकेशन में ये कर रहे हैं। चलिए हेल्थ में देखिए जैसे 2022 के बाद आप अगर देखें दार्जिलिंग गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है आप अगर वहाँ पे भी जाएं बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ऐसा नहीं कि हेल्थ में ऐसा होता है कि जैसे आप मेरा घर या आपका घर में भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि सारे चीज़ 100% हो गए हैं, बट वी आर ऑन अ ग्रोइंग फेज। 2 साल पहले जो थे या 5 साल पहले जो थे थोड़े से इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट की स्टेज में अभी ब्लॉक वाइज आप देखेंगे बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर बने हुए हैं। आप अगर देखेंगे मतलब हमारे कर्सियों के हॉस्पिटल देख लीजिए, दैट्स ऑल्सो इम्प्रूव्ड। मैं इम्प्रूव बोल रहा हूँ, कंप्लीट हुआ या नहीं बोल रहा हूँ, दैट्स ऑल्सो इम्प्रूविंग फेज में, लेकिन पहले जो था उससे इम्प्रूव हुआ है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन किया था, फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा। आपके लिए एक डेवलप्ड रीजन का परिभाषा क्या है, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम का परिभाषा क्या है, एक अच्छा हेल्थ सेक्टर का परिभाषा क्या है? परिभाषा यही है, गवर्नमेंट के जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब आप एजुकेशन बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस जितने हैं, सो पब्लिक वहाँ पे अपनी फैसिलिटीज़ ले पाए, उन्हें टॉप क्लास फैसिलिटीज़ मिले। हेल्थ केयर में भी वही है, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं पब्लिक वहाँ जाएँ,
उच्च स्तरीय स्वास्थ्य का जो भी एक फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पे मिले, सारे टेक्निकल सपोर्ट्स वहाँ पे मिल जाएं, ये सारे बुनियादी इशू हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, हम 40 साल से इसमें फोकस नहीं कर रहे थे एंड वी आर फोकसिंग इन सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स ओनली। तो उसके कारण 40 साल से जो आपका बैक है, आप उससे कितना इंप्रूव कर चुके आप वो देखेंगे। एक बंदा जो 40 साल से कर रहा है और एक बंदा जो 3 या 4 साल से अगर उसमें काम कर रहा है, दोनों में अंतर दिखेगा आपको, और वो अंतर आप अगर नेगेटिव के हिसाब से देखेंगे नहीं होगा। वी आर इंप्रूविंग स्टेज। कोई बात नहीं है, मैं समझना चाह रहा हूँ, फिर से वही कह रहा हूँ। तो एजुकेशन सिस्टम मतलब आज किस लेवल पे पहुंच गया है, ये क्या जीटीए बॉडी समझती है इस चीज़ को? आज एआई का ज़माना आ चुका है। yes. और लोग बेसिक सुविधाएं अगर नहीं पा रहे हैं अपने स्कूल्स में, लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने से कतरा रहे हैं, और आप खुद ही कह रहे हैं कि लोग खुद नहीं चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजें। मैं गवर्नमेंट स्कूल का ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे स्कूल, मैं खुद भी गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ। हाँ, मैं आपको पहले ही बताया शुरू में, मैं खुद भी गवर्नमेंट स्कूल का ही स्टूडेंट हूँ, राइट। और आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं अभी? मेरे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, जब बिग क्वेश्चन अगेन, बिकॉज अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर और नहीं, इसमें भी मैं आंसर दे सकता हूँ। द फैक्ट इज कि हम सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करने के लिए अगर बोलते हैं तो कोई भी बंदा मेरे साथ, मैं जब ऑफिस में भी रहता हूँ, जब क्वेश्चन रेज होती है, मैं उनसे ही पूछता हूँ आपके बच्चे कहाँ पे पढ़ रहे हैं। नहीं, इसका मैं आंसर बिल्कुल देना चाहूँगा। देखिए, मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज़ कहा था, और मुझे आज तक वो चीज़ मेरे दिल और दिमाग में बैठ गया है कि मैं जहाँ पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चे अगर वहाँ नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब मैं अपने काबिलियत पे शक कर रहा हूँ। तो माई डैड वॉज अ स्कूल टीचर, जिस स्कूल में वो पढ़ाते थे मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट। इन द सेम वे मैंने भी यही चीज़ अपनाया है। माई वाइफ इज अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल, वो जिस स्कूल में वो प्रिंसिपल है उसी स्कूल में मेरी बच्ची जाती है। अगर मैं किसी दूसरे जगह पे भेजता हूँ मेरे बच्ची को, कहने का मतलब मैं अपने वाइफ की टीचिंग एबिलिटी और ये स्कूल चलाने की एबिलिटी पे मैं शक कर रहा हूँ, राइट। दूसरा और भी एक रीजन है कि हाँ, अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप्ड होता, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते कि मैं क्लास में घुस रहा हूँ और मेरे को लग रहा है कि हाँ दिस इज द प्लेस, एग्जैक्टली, हाँ, वो कलरफुल आज भी दिखती है, लेकिन वॉल में वॉल में डैम का कलर्स हैं, ब्लैक बोर्ड जो है वो जगह जगह पे उखड़े पड़े हैं, हाँ? अगर खिड़कियां टूटी हैं उसमें ग्लास पेन्स ही नहीं है। मतलब बेसिक का भी एक तो डेफिनेशन जो है वो एकदम लांग दिया गया है। बेसिक से भी खत्म इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो गया है, अगर हमारे स्कूल्स का, छोड़ दीजिए जीटीए का भी बात नहीं करते हैं, एज अ होल, तो लोग कैसे भेजेंगे आज के दिन में गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चे को? पक्का है। तो इसीलिए जब तो लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए एक तो क्वेश्चन बार बार मैं पुश करने का कोशिश कर रहा हूँ। दार्जिलिंग माना जाता था, कर्सियंग दार्जिलिंग माना जाता था कि ये एजुकेशन का हब है। मुझे लगता है कि कोई एक इंसान जो दार्जिलिंग को इम्प्रूव करना चाहता है, वो पूरा जी जान लगा के पहले तो कोशिश करेगा कि वो एजुकेशन को ठीक करे। क्या किया अनिल जी ने आज तक? नहीं, उसके लिए तो 2-3 स्टेप मैंने बताया पहले। एक हो गया, जैसे जीटीए, कोई भी अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करनी है तो पहले आपकी फंडिंग की बातें आती हैं। मैंने आपको वही बताया, 2011 से लेके फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट तक जीटीए सभा से अप्रूव होके तभी जाती है, और जीटीए सभा था ही नहीं। तो 22 में जैसे आया, पहला काम ने पहला सभा में ही हो गया। आप ऑपोजिशन के सभासद को भी पूछ सकते हैं, वो रिपोर्ट में उनको भी मिल जाएगी। दूसरी बात है, पहले ये चीज़, सो दैट एटलीस्ट स्कूल को इम्प्रूव किया जाए, तो फंड आएगी तभी इम्प्रूव होगी। बाकी चीज में मैं आ रहा हूँ दूसरे टेट वगैरह 313 स्टूडेंट्स, नहीं उससे भाग नहीं सकते। नहीं भागने का बात नहीं है, वो बहुत दूर का बात है। देखिए आज के दिन में स्कैम हुआ, वो भी कोरिलेटेड है, वो भी रिलेटेड है। लेकिन अगर बेसिक आपके पास चीज ही नहीं है, सही टीचर्स रहेंगे तभी आपके स्कूल इंप्रूव होंगे। 2 चीज़ें, एक फिनेंस, जिससे आप एटलीस्ट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर पाए, उसके लिए आपको 2011 से बैकलॉग थी, उसे हम लोगों ने चेंज किया। 2022 में जैसे जीटीए सभा हुई तभी हम लोगों ने एसएससी और टेट, सो दैट क्वालिटी टीचर्स हम उसे रिक्रूट कर पाए। क्योंकि जो टीचर्स 2002 से अभी वही पढ़ा रहे हैं, तो वो खुद ही अगर सफ़र कर रहे हैं, उनका ही खुद का एक अनसर्टन स्टेज है, वो कैसे बाकी काम कर पाएंगे? तो ये वाली स्थिति थी, तो उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। और बाकी हायर एजुकेशन के आपको बता दिया, तो ओवर ये चीज़ें हैं, इंप्रूवमेंट के तरफ ही हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वही बताया, अगर जुडिशियल प्रोसेस में बीच में कुछ ला के अगर आप इसे रोक देते हैं तब क्या होता है? तब रोकेगा किसका? मतलब ये इंप्रूवमेंट करने आप देंगे, वही अगर एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि ये डेवलपमेंट की एजेंसी है जीटीए, जीटीए के थ्रू से ही डेवलपमेंट होगा। आपको एक्सेप्ट करना होगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से ही, मतलब डेवलपमेंट रिलेटेड मतलब चीज़ें होंगी। तो अगर ये चीज़ चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ों को स्वीकार करनी पड़ेगी। हम स्वीकार भी नहीं करते हैं, विरोध भी करते हैं, एंड देन वी रिक्वायर, ये नहीं होगा। ये परसेप्शन चेंजेस करनी मुझे लगता है जीटीए को भी विश्वास दिलाना
है ना, जीटीए विश्वास दिला पाए अगर पब्लिक को कि नहीं हम लोग करेंगे, नहीं किया है का एक टाइम होता है। अगर ये सवाल है तो यहाँ पे गलती ये है कि बहुत सारे स्कूल आप देखेंगे, अभी आप पंखाबारी स्कूल चले जाइए कितना इंप्रूव हुआ, आप गुरुबथन स्कूल चले जाइए वहाँ पे कितना इंप्रूव हुआ। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो किया है हम लोगों ने और इम्प्रूव भी हुए हैं। और बहुत सारे स्कूल्स में हम लोगों ने, जैसे मंजू में आपको पता होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने स्मार्ट क्लासेस वगैरह वहाँ पे शुरू कर दी, जीटी नहीं किए। तो ये ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, मैं खुद भी अभी इनिशिएट किया था, ये इलेक्शन के कारण से रुक गया। जैसे सुखना हाई स्कूल हो गया, वहाँ पे अब हम लोग स्मार्ट क्लासेस लगा रहे हैं। गुरुबथन गवर्नमेंट कॉलेज में भी हम लोग स्मार्ट क्लासेस चालू कर रहे हैं। हमारी तरफ से जो पहल है हम लोग कर रहे हैं। एट द सेम टाइम चाहिए और प्रॉपर कम्युनिकेशन, एक टीम बॉन्डिंग जो होनी थी वो कहीं ना कहीं डिटेल्स है और जीटीएस से नहीं है, वो डीजेसी का मतलब पीरियड से ही है कि हम लोकल का एक प्रशासन का विरोध करेंगे, बंगाल का विरोध करेंगे और हमें डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट चाहिए तो क्लियर एजेंडा के साथ आनी है कि डेवलपमेंट मिलेगा कहाँ से, और वहाँ अपनी समस्याओं को रखनी है। और समस्या रखनी मतलब आधी बात समझ के सिर्फ समस्या को नहीं रखनी है कि वो चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, कैसे होती हैं, एक चर्चा पे आनी है, तब जाके ये समाधान होगी। तब इसीलिए मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि ये टेट एंड 313 टीचर्स वाला जो केस है, इस तक जाने का मेरे को मन भी नहीं करता है पर्सनली। कभी मैं फिर नॉर्मल डिस्कशन में भी नहीं जाता हूं। गलती क्यों नहीं जाने का मन करता है? बिकॉज ऑब्वियसली जहां पे लोग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं समझ पाए हैं कि एक सोसाइटी का जो बेसिक जो फाउंडेशन है वो क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इस टाइप के स्कैम्स तो होंगे ही, इस टाइप के चीजें नहीं। स्कैम्स में आने से पहले, जैसे मैं टेट का मतलब, टेट तो मैं बिगिनिंग से आप खुद भी अपोज कर रहे थे। नहीं आपने कहाँ पे कर रहा था, केक भी काटा है आपने एक दफे। मैं और एक केक काटूंगा, वही बोल रहा था। चीज़ें ये, मैं जब बात कर रहा था उस समय था कि रिपोर्ट क्यों नहीं आया, टेट का रिजल्ट क्यों नहीं आया 1 साल होने के बाद भी, क्योंकि वेस्ट बंगाल का टेट का रिजल्ट आ चुका था। अभी मैंने आपको बताया 2011-12 से अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी अगर आपको पब्लिश करनी है या सबमिट करनी है, ये रिक्वायर जीटीए सभा का अप्रूवल तो चाहिए। और अगर आपने टेट करवा भी दिया, इवन दो आपका वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से जो कम्युनिकेट करनी है दैट विल बी थ्रू जीटीए सभा ओनली। जीटीए का सभा का इलेक्शन हुआ 22 में, जैसे हुआ तभी हम लोगों ने कम्युनिकेट किया। मैं वही बता रहा हूँ कि वो उस दौर था जब जीटीए का बॉडी मतलब इलेक्टेड बॉडी नहीं था। जैसे इलेक्टेड बॉडी आया उसका काम पहला दिन से शुरू किया हम लोगों ने। और 313 का भी वही है, 313 का जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो मैंने आपको पहले बताया। 2002 का जो पीरियड था, 2002 से वॉलंटियर्स अपॉइंटमेंट हुए थे। अब किसने किया, क्या किया, क्योंकि सिस्टम ही तब वो बना के रखा हुआ था। अब ये आज का बना हुआ नहीं है, सुभाष सिंह जी के टाइम से था। और उस सिस्टम के विक्टिम से बहुत सारे टीचर्स, कि उनके अलावा टीचर्स के पास भी ऑप्शन नहीं थे, स्कूल के पास भी ऑप्शन नहीं थे, तो वो मजबूरी में विद्यार्थियों के फंडामेंटल राइट्स को मतलब पूरा करने के लिए भी किया था। अब आज के डेट में अगर कोई आके नहीं वो ऐसा हुआ है वैसा हुआ है बोल सकते हैं कि तब उनको ये बताना चाहिए था कि वो सिस्टम क्या था। अगर सिस्टम रहेगा तो लोग सिस्टम फॉलो करेंगे, सिस्टम नहीं था तो क्या फॉलो करेंगे। इसीलिए कोर्ट भी इसमें प्रॉपर जजमेंट नहीं दे पा रही है, अभी भी चल रही है राइट नो केस। नहीं तो एक ही दिन का केस था। अगर मान लेते हैं सिस्टम फॉलो नहीं किया था तो कोर्ट एक ही दिन में वर्डिक्ट दे देती। हम ये दोनों टॉपिक को लेकर के आपके साथ में बैठेंगे और सिर्फ इसी विषय पे चर्चा करेंगे और मुझे भी मज़ा आएगा उसमें। हम एजुकेशन एंड बिकॉज मुझे पर्सनली एंड कॉर्ड में भी हम लोग यही बातचीत करते हैं कि अगर बाकी सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए लेकिन एजुकेशन सेक्टर को पहले अगर है ना, इसको अगर सही मायने में इसको अगर स्ट्रांग बनाया जाए तो बाकी सारे चीज़, जो लोग एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो लोग ऑटोमेटिकली बाकी सारे चीज़ों को तो इंपॉर्टेंस देंगे ही देंगे। ऑब्वियसली देखिए एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, आपको सोसाइटी को पहले तो एक स्टेबल बनानी है कि सोसाइटी में मतलब हिंसा जो था एक पहाड़ का पॉलिटिक्स में उसे मतलब मुक्त करना है। एक अनसर्टेनिटी थी, वो उस अनसर्टेनिटी को भी हम क्लियर कर पाए। तो करने के बाद अब एक थोड़ा सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को, क्योंकि पहाड़ ने कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान नहीं दिया, ये मतलब मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। ऐसे लीडर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को समझते हों बहुत कम है। तो अभी पहाड़ के जो नए लीडर्स जो आएंगे एटलीस्ट उन्हें उनसे एक एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आप समझे, स्टेप बाय स्टेप हर मुद्दे को, किस मुद्दे को कहाँ पे ले जाना है, कैसे काम करना है, ये प्रोसेस अगर समझ जाएँ तो सारे ये इश्यूज जो भी हैं सॉल्व हो जाएंगे। और अगर नहीं, हर इशू को अगर हमें पॉलिटिसाइज ही करनी है देन हम फिर और मतलब 5 ईयर 10 ईयर डाउन द लाइन इसी स्थिति में रहेंगे और समस्याओं के ऊपर ही चर्चा होंगी। तो जिस तरह से काम हो रहा है आप खुश हैं?
प्रोसेस यही है। आप पर्सनली एज एन इंडिविजुअल खुश हैं? बकायदा है, क्योंकि ये दिस थिंग्स आर ऑन अ पॉजिटिव नोट, मैं इतना बोल सकता हूँ। ये एक होता है स्टैगनेंट स्टेज, एक होता है नेगेटिव स्टेज, और एक होता है पॉजिटिव साइड। आज का जो GTA है, एटलीस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस समझने वाले कुछ लोग हैं। हो सकता है वो पुराने दिन के इतने सारे बैकलॉग होकर बैठे हैं, उसे सॉल्व करते करते टाइम लग रहा है। कितना समय लगेगा उसको सॉल्व करने में? एक तो हुआ होगा ना, देखिए 5-6 साल बहुत समय होता है। बहुत हुआ है, मैंने तो वही आपको 5 ईयर्स में कम से कम आप लोगों ने ये तो जरूर कैलकुलेट किया होगा कि ये जो बैकलॉग है उसको ठीक करने में इतना समय लगेगा, उसके बाद हम फिर प्रोग्रेस दिखा पाएंगे इस जगह। हाँ पक्का, मतलब इसी बैकलॉग को क्लियर करने के लिए पहला चीज़ था, हम लोगों ने पंचायती राज का प्रोसेस किया। एटलीस्ट आप पंचायती राज आने के बाद बहुत सारे छोटे जो डिसीजन होते हैं वो ग्राम पंचायत लेवल में ले लेते हैं। पहले ये नहीं था। पहले क्या था कि जो भी था DGSC और GTA उनके लेवल पे ही आने के बाद, और बहुत सारी चीज़ों में फोकस होती भी नहीं थी। लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे भी नहीं। आज तो जिम्मेदारी के साथ वो लोग काम कर पा रहे हैं। एटलीस्ट उनके पास एडिशनली वर्क करने के फंड भी आ गए हैं अभी राइट नाउ। पंचायत लेवल के जो फंड है जो इतने सालों से बंद थे, तो ये जो गैप था वो गैप को एक तो फुलफिल करवाया, एटलीस्ट एक ऑटो पायलट मोड में चल रहा है वो। दूसरी चीज़ें हो गई GTA के लेवल से जो कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। एटलीस्ट पॉलिसी फ्रेमिंग, जो पॉलिसी फ्रेमिंग थी नहीं 2002 से, मैंने आपको ACC का भी एग्जाम्पल बताया, टेट का भी एग्जाम्पल बताया, वो बताया। ये सारी चीज़ें हैं वो हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। एटलीस्ट स्टेट के साथ पॉलिसी फ्रेमिंग में हम काम करें, और जहाँ पे जो चीज़ें ला के एटलीस्ट डिसेंट्रलाइज मोड में काम कर सकते हैं, वी आर वर्किंग ऑन दैट। वही बात कर रहा हूँ, 2022 से अगर आप आज देखेंगे वी आर ऑन अ पॉजिटिव साइड, प्रोग्रेसिव मोड पे है। 5 साल बाद आप रहेंगे GTA के साथ? लेट्स सी, वो फ्यूचर है, फ्यूचर कैसे बताएंगे, बट थिंग्स आर ऑन पॉजिटिव नोट। इस 2022 से जो भी मेरा रोल रहा सोसाइटी में, कम से कम एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, मैं ये जो प्रोग्रेस के ऊपर मेरा एक कंट्रीब्यूशन था। मे बी इट्स 1%, मे बी लेस देन 1%, वॉट एवर द परसेंटेज इज, बट मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। मैं 5 ईयर डाउन द लाइन या 10 ईयर डाउन द लाइन मतलब एक गर्व के साथ बोल पाऊँगा, सोसाइटी में सिर्फ एक ब्लेम करने का या सोसाइटी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ना समझने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसमें से अगर मुझे देखा जाएगा, एटलीस्ट आई वाज पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे रह के कुछ करने की कोशिश की थी हम लोगों ने, रादर देन जस्ट ब्लेमिंग। तो लेट्स होप फॉर द पॉजिटिव साइड ऑफ वट एवर इस सोसाइटी को चाहिए, शायद वो चीज़ मिले। अभी मैं 1-2 जन का नाम लूँगा और उनके ऊपर में आपको कुछ अपनी तरफ से टिप्पणी करनी है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, इसमें मैं कोई अपनी तरफ से फिर कमेंट नहीं करूँगा। आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। सबसे पहला नाम लेना चाहूँगा आपके फेवरेट अजय एडवर्ड्स जी। बताइए। अजय एडवर्ड्स जी थोड़े से मतलब बचपने टाइप के हैं आदमी, मतलब एज अ पर्सन वो ठीक है, ऑनेस्ट टाइप के लगते हैं मुझे। लेकिन मुझे लगता है आप एक पॉलिटिकल पार्टी की अध्यक्ष बनते हो या आप एक जिम्मेदारी जब लेते हैं सोसाइटी के, तब आपको थोड़े से और समझ की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की। मुझे लगता है थोड़े से और मतलब मैच्योर डिसीजंस अगर वो लें तो उनके और उनके जो फॉलोअर्स हैं कम से कम उनका एक डायरेक्शन दे पाएंगे, कि वो अभी मुझे लगता है थोड़े डायरेक्शन वो हो रहे हैं। अदरवाइज इन पर्सन मुझे उनके साथ कोई वो नहीं है, अच्छे हैं। अनित थापा जी। अनित थापा जी, अगर आप हिल्स के पॉलिटिकल लीडर्स को कैटेगराइज करेंगे, सुभाष घिसिंग जो लीडर थे उन्होंने गोरखालैंड का एक मूवमेंट शुरू किया। बिमल गुरुंग जी को अगर हम लोग देखें, वो सिर्फ एक बीजेपी के साथ अलायंस करते हुए ही रह गए, वो मतलब वो जातीय भावना के साथ एक खेलते रह गए, लेकिन उन्होंने कभी वो प्रशासनिक जो है उनको जो जगह मिला था, पब्लिक का जो सपोर्ट मिला था, मुझे लगता है वो जस्टिफाई करने में थोड़े से चूक गए। अनित थापा का अगर रोल देखेंगे तो ये दोनों से थोड़े से हट के वो खुद को एक प्रशासनिक तौर पे इस्टेब्लिश करने वाले हैं। वो प्रशासन को थोड़ा सा ठीक करना चाहते हैं, उनका जो मोटिव है एक्चुअली मैं उसी हिसाब से देखता हूँ, और उसमें वही संघर्ष किया जा रहा है अभी। राजू बिष्टा। राजू बिष्टा मेरे ख्याल से मतलब अब तक का दार्जिलिंग में ने जो सांसद पाया, सबसे ज़्यादा वो मतलब फेक एश्योरेंस देने वाले एक सांसद बने। उन्हें जो मन में आया बोल देते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है कि मैंने बोल दिया, अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, पब्लिक इसको कैसे मतलब इसका क्या परिणाम हो सकता है पब्लिक के ऊपर, उनके भविष्य के ऊपर, जिससे उन्हें वोट जीतने के लिए कुछ भी बोलना है। और जैसे हम लोग केंद्र में देखते हैं हर समस्या के लिए नेहरू जिम्मेवार है, यहाँ पे हर समस्या के लिए अनित थापा जिम्मेवार है।
तो ये वाली एक परिस्थिति हो गई। सिलीगुड़ी में जब आते हैं वो मतलब टीएमसी जिम्मेवार है, उनका कोई जिम्मेवारी नहीं है। मुझे लगता है सांसद बनने के बाद उनके पास कुछ अथॉरिटी तो है, जो अथॉरिटी वो पब्लिक के हित में काम कर सकते थे, लेकिन उस अथॉरिटी को वो नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं। जैसे हर बार आए दिन कंप्लेन करते रहते हैं। एंड आई थिंक वो अगर सुधरे तो अच्छा होगा, भविष्य है, यंग एज के हैं, तो मुझे लगता है पॉलिटिकली आगे जाना चाहिए। गोरखाओं में भी एक अच्छा अगर एमपी बने तो हमें भी अच्छा लगेगा, लेकिन सिर्फ वो ब्लफ ही करते रहेंगे तब अच्छा नहीं लगेगा। वही बात है, उतना ही है। मिस्टर बिमल गुरुंग, बिमल गुरुंग जी वही है। बिमल गुरुंग जी का मैंने आपको पहले बताया 2017 में का जो एजिटेशन हुआ, दैट वाज द आई ओपनर मेरे लिए, क्योंकि तब बिमल गुरुंग जी का एक छवि था मेरे पास, हो सकता है वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब मैं उनका जो स्पीच वगैरह देखता हूँ, सुनता हूँ, उसमें जो है और बैकग्राउंड में जो उनके जो काम हैं वो दोनों अलग हैं। तो वो जो जाति के लिए बोलते हैं लेकिन करने के जो टाइम आती है वो टोटल दूसरा है। तो वो एक भ्रम वाली राजनीति है। वो भ्रम वाली राजनीति से आके अगर वो जेन्युइन पीपल सेंट्रिक अगर काम करे तो अच्छा होगा। उनमें एक पॉजिटिव साइड है, वो पब्लिक को थोड़ा सा जोश दे सकते हैं, पब्लिक के साथ वो एक अच्छे एक वक्ता हैं। लेकिन मतलब पहचान भी है उनकी, पब्लिक ने सपोर्ट भी किया था, लेकिन उसको पॉजिटिवली जातीय हित में वो उतना यूज़ नहीं कर पाए मुझे लगता है। एंड अभी भी टाइम है अगर वो करना चाहे तो। सो वो एक एक्सपेक्टेशन रहेगी, लेकिन बाहर कुछ और अंदर कुछ और, ये राजनीति एटलीस्ट वो करते हैं। उनके ऊपर मेरी जो राय है वही है। अच्छा, सो वी आर टुवर्ड्स द एंड। अभी एक सेक्शन है जहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ स्टेटमेंट्स दूंगा आपको जी। और ये सारे जीटीए के अगेंस्ट में जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, राइट, उसको कहीं ना कहीं एक आपके तरफ से, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे सब चीज़ को हैंडल करते हो और आप CPRO भी हो, तो मैं चाहूँगा कि आपको भी वो मौका मिले कि आप उन सब टॉपिक्स को टच करके अपने तरफ का जो भी स्टेटमेंट है वो देना चाहें। हालांकि 313 टीचर्स वाला जो चीज़ है कहीं ना कहीं आपने थोड़ा बहुत टच किया है, फिर भी मैं एक दफ़े चाहूँगा सो दैट ये स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे समा जाए, ठीक है। सो 313 टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट केस था, उसके सिलेक्शन प्रोसेस के ट्रांसपेरेंसी में इतना ज़्यादा हंगामा हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या टेक है? नहीं, प्रोसेस के ट्रांसपेरेंसी का आपका जो सवाल है, मेरा कहना यह है कि प्रोसेस ही नहीं था तब, और यही एक मुद्दा है जिसको जीटीए बोर्ड बनने के बाद हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक प्रोसेस आए जिसके थ्रू से कल के डेट में कोई भी इसे चैलेंज कर पाए। अभी कोर्ट में भी जाके ये नहीं कोई बता पा रहा है कि प्रोसेस क्या था उस समय में, जिस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए था। तो यही है, जब तक प्रोसेस नहीं बनेगी तब तक गलत प्रोसेस कैसे होगी, प्रोसेस को फॉलो ना करने वाली चीज़ें कहाँ होगी। तो पहले प्रोसेस लानी पड़ेगी और जीटीए हम उसमें दिशा में काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट फंड के मिसयूज़ को लेकर के बार बार एलिगेशंस लगते रहते हैं, राइट। लोगों का कहना है कि जहाँ पे फंड यूटिलाइजेशन होना चाहिए था वहाँ पे जीटीए सही तरीके से वहाँ पे अलॉट नहीं कर रही है फंड, या फिर अगर यूटिलाइज कर भी रही है उस जगह पे तो वो काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्या कहना है आपका? मैंने आपको बताया जीटीए के अगर आप फाइनेंशियल स्टेटस अगर आप देखें 2011 से ही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह सबमिट करने में दिक्कत थी, क्योंकि पहले के जो जीटीए इलेक्टेड बॉडी थी 2017 तक उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी, जिसके कारण ही 17 का आंदोलन हुआ था। उसके बाद भी जब बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर थी तब भी नहीं बना था। 2022 में बोर्ड बनने के बाद हम लोगों ने किया, और तब तक आप मान सकते हैं 10-11 साल का बहुत सारा एक नेगेटिव और एक बोझ, फाइनेंशियल बोझ तब तक था। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तब तक होल्ड में थे। तो इन सारे चीज़ों को अगर कंप्लीट करना है तो डेफिनेटली ये स्मूथनेस का जो आया है, अभी शायद 2-3 साल ही हुए हैं, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे जो गैप थे उसे बहुत हद तक कम किया हम लोगों ने, और अब आगे करते रहेंगे। तो ये जो गैप का एक सिलसिला था पहले से है, तो इस पहले का सिलसिला को हम लोग सॉल्व करने में 2-3 साल में, एटलीस्ट 11 साल का जो इश्यू था उसको हम लोगों ने थोड़ा सा रिजॉल्व किया और आगे बढ़ रहे हैं। ये थिंग्स ऑन अ पॉजिटिव नोट में वही बात कर रहा हूँ। इसमें जीटीए पर एक एलिगेशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है कि आरटीआई जब भी फाइल किया जाता है तो आरटीआई का जो जवाब है वो सही तरीके से नहीं आता है, या तो इनकम्प्लीट आता है या तो आता ही नहीं है। ऐसा क्यों है? नहीं, आरटीआई बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें आरटीआई के मतलब जवाब आए भी हैं, आपको शायद दिख भी रहे होंगे जिन्होंने आरटीआई किया।
कुछ जो RTIs हैं शायद हो सकता है उनका, जैसे मैंने देखा था कुछ उसके लेवल पे थे म्यूनसिपलिटीज़ वगैरह, ये कुछ हो सकता है वो इंटर डिपार्टमेंट का कुछ कंसर्न हो, शायद कंसर्न अथॉरिटी के पास ठीक से कम्युनिकेट हुए नहीं हो। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ थ्रू आपके चैनल से, अगर कोई भी इस तरह के इन्फॉर्मेशन रिलेटेड इश्यूज़ है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट CPRO, ठीक है। तो उसमें मैंने कभी मना ही नहीं किया, एटलीस्ट हो सकता है इमीडिएटली आई मे नॉट हैव दैट इन्फॉर्मेशन, बट आई एम कंपेल्ड एनफ बोलूँगा, उनके हिसाब से ही बोल दूँगा। सो आई विल गिव देम द आंसर, दे अगर कुछ ढूंढते हैं तो वो GT में ऐसा नहीं है कि कोई भाग रहा है जवाब देने से। आपका सवाल का शायद इंटेंशन होता, जवाब देने से कोई नहीं भाग रहा है, दिक्कत ये है कि शायद सवाल पूछने का तरीका या सवाल सही जगह पे पहुंच ना रही हो, ये भी हो सकता है। टी गार्डन से रिलेटेड एक एलिगेशन है कि टी गार्डन एरियाज को लेकर के परसेप्शन है कि GTA उसको सही तरीके से नहीं देखता, और काफ़ी दफ़े स्टेटमेंट के जरिए ये भी देखा गया है कि GTA टी गार्डन को अपना चैप्टर ही नहीं मानता। नहीं, ये इसमें गलत ये है कि जैसे एक स्टेटमेंट को लेके शायद आप बात कर रहे होंगे, GTA के जो पॉलिटिकल चीफ के जो एडवाइज़र हैं, सो उन्होंने एक दिया था एक स्टेटमेंट। वो सवाल एक्चुअली दूसरा था, सवाल था कि जब बोनस के इश्यू आ रहे हैं तो GTA उसमें क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रही है, सवाल ये था। अब बोनस का इश्यू हम जानते हैं प्लांटेशन लेबर एक्ट के हिसाब से चलती है बोनस, टी गार्डन में बोनस, और प्लांटेशन लेबर एक्ट के हिसाब से अथॉरिटी दी गई है कि मालिक पक्ष बैठेगा, आपके साथ ट्रेड यूनियन पक्ष बैठेगा, उसमें कोई फिक्स्ड बोनस नहीं रहता है। हर साल 8.33 टू आपका 20%, इस बीच में नेगोशिएट होगा बेस्ड ऑन दैट प्रीवियस ईयर के जो भी आपके प्रॉफिट रहते हैं उसके। तो मालिक पक्ष अपना तर्क सुनाएगा, श्रमिक पक्ष अपना तर्क सुनाएगा। तो इसमें GTA का ना रोल है, ना उसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी का भी रोल नहीं है। सो दैट वाज एक्चुअली वो, लेकिन उनका शायद वो कहने का जो एक लाइन था वो एक गलत हो गया। तो बोनस का जो इशू है हमेशा वही है, बोनस के इशू में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दे आर फ्यू इश्यूज जो जिसमें GTA काम कर सकता है, जैसे टी गार्डन में बहुत सारे रोड्स वगैरह GTA बनाए भी चुके हैं। टी गार्डन में अभी जैसे क्रीच वगैरह हम लोगों ने बनाए हैं, कुछ हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर्स वगैरह हम लोगों ने बनाए हैं, तो ये कुछ फैसिलिटीज़ दैट वर वी आर डूइंग। लेकिन टी गार्डन क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी चलाती है, तो प्राइवेट कंपनी के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनके और वर्कर्स का नेगोशिएशन, वो कंपनी एक्ट के हिसाब से चलती है। सो वो एक डिफ्रेंशिएशन था। और दूसरी बाकी जो एलिगेशंस वगैरह मुझे लगता है वो दैट लैंड रिलेटेड इश्यूज़ जो है। अभी मैं आपको इसमें एक एग्जांपल दूं, जैसे टी गार्डन में बहुत सारे जगह पे आपने देखे होंगे रिसोर्ट बने हैं, जैसे जंगबाना रिसोर्ट हो गया आपका, जैसे मक्काबारी रिसोर्ट हो गया, ताज हो गया। हाँ, तो इन सब रिसोर्ट के जो जगह है आप वहाँ पे देखेंगे बोनस का इशू उतना नहीं है जैसे बाकी रिसोर्ट में होता है, मतलब बाकी टी गार्डन्स में होता है। ये दिक्कत ये है कि जैसे हम लोगों ने देखा है बोनस के टाइम पे बहुत सारे टी गार्डन ओनर्स कमान को, मतलब वो फैक्ट्री को बंद करके भाग जाते हैं। अगर उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया है तो डेफिनेटली दे वोंट, मतलब वो भागना उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा ये भी एक पॉजिटिव नोट पे है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि टी गार्डन ऐसे ही रहे लेकिन सारे इश्यू के समाधान हो, ये भी नहीं होंगे। हम वर्कर्स को भी इनकरेज करना चाहेंगे कि वर्कर्स भी सिर्फ ये मतलब 250 का जो अभी वेज है उसमें स्टिक ना करके दे कैन ऑल्सो हैव सम डाइवर्स इनकम, उसमें भी GTA काम करना चाहती है। जैसे किसी को होम स्टे वगैरह अगर करते हैं तो वी आर सपोर्टिंग देम। कोई अगर यूथ वहाँ पे कुछ मतलब ARD हो गया या आपके मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव करना चाहते हैं, वी आर ऑल्सो हेल्पिंग देम। तो कुछ डाइवर्स इनकम सोर्सेस वगैरह वो करे, एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, हम वो भी चाहते हैं। सो वी आर डूइंग दैट एज वेल। तो टी गार्डन के इशू पे ऐसा नहीं कि GTA काम नहीं कर रही, काम कर भी रही है, लेकिन लिमिटेशंस है, कुछ जगह पे एक्ट्स देते नहीं है, वही है। लैंड और प्रॉपर्टी लीज आप कंपनीज को या फिर जैसे कि लोग कहते हैं बाहरी कंपनीज को आप लोग दे करके कहीं ना कहीं यहाँ का जो रिसोर्सेज है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये एलिगेशन GTA पे लगती है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी ये जो लीज वगैरह देने का जो मतलब इश्यू है, जैसे आपका मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ दार्जिलिंग मोड़ का। दार्जिलिंग मोड़ में GTA का एक प्रॉपर्टी था जिसको हम लोगों ने लीज दिया, और बहुत का एक कंसर्न ये है कि वो बाहर मतलब पहाड़ से जितने लोग भी आते थे उनके रहने के लिए यहाँ पे वो स्टे करने के लिए अरेंजमेंट था। उसके ठीक अगर हम लोग कंपेंसेशन देखें तो दागापुर में ही हमारा अभी 14 करोड़ का एक बिल्डिंग भी बना है उनके लिए, जो GTA से जितने भी लोग आएंगे उनके फैसिलिटी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर जोन का कोई कंपेंसेट नहीं हुआ या वो है, और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अगर हम देते हैं, क्योंकि वो वैकेंट लैंड रख के भी कोई फ़ायदा है नहीं जब तक उसका कोई डेवलपमेंट या प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना हो।
कोई भी प्रॉपर्टी को फेंक के या मतलब लाइबिलिटी बना के फ़ायदा नहीं है। तो उसे अगर रिवेन्यू कन्वर्शन मोड में लाते हैं और उस रिवेन्यू को अगर हम लोग किसी दूसरे एसेट में डेवलप करते हैं फॉर पब्लिक सेंट्रिक, वही बताया, वहाँ होने के बाद बगल में ही दागापुर में अगर एक 14 करोड़ का बिल्डिंग बन गया, आई थिंक दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर पब्लिक रादर देन उस ज़मीन को ऐसे ही छोड़ के हम लोग एक सेंटिमेंटली एक कुछ डिसीजन ले। उस प्रॉपर्टी का भी काम हो रहा है और दूसरा जगह भी काम हो रहा है। और जो लोग भी लीज ले रहे हैं ज़्यादातर आप देखेंगे इंगेजमेंट या इन्वॉल्वमेंट देखेंगे लोकल एंटरप्रेन्योर्स ही है वहाँ पे। तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो प्रॉपर्टी है 14 करोड़ का आप बता रहे हैं वो कहाँ पे है? दागापुर में आपका श्रमिक भवन जो बना है आपका जस्ट अपोजिट आपका ये जो मंगलमती भवन है जस्ट उसके ठीक अपोजिट में, अभी शायद कुछ दिनों में हम लोग उसे इनोग्रेट भी करेंगे। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है वो प्रॉपर्टीज़। उस प्रॉपर्टी का पर्पस क्या है? उस प्रॉपर्टीज़ का वही हिल से जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, श्रमिक वगैरह वर्कर्स वगैरह आते हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी में बहुत समय हो सकता है कुछ ट्रीटमेंट से रिलेटेड आए या एजुकेशन या कुछ एग्जाम रिलेटेड पर्पज़ में आए या ट्रैवल रिलेटेड पर्पज़ में भी आए, जैसे कहीं पे किसी को जाना है दिल्ली मुंबई कहीं पे जा भी सकता है कलकत्ता, तो यहाँ पे स्टे करने के लिए कभी कभी उन्हें होटल्स वगैरह लेना पड़ता है। तो मेडिकल कॉलेज में भी देखते हैं बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वहाँ पे हेल्प डेस्क है लेकिन उन्हें रुकने के लिए जगह एक ज़रूरत पड़ जाती है। फॉर दैट रीज़न दे कैन यूज़ इट, वो हमारी प्रॉपर्टी है सो पब्लिक कैन यूज़ इट। अच्छा, एक एलिगेशन ये है कि आप लोग डेवलपमेंट का नारा लगाते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी में देखा जाए तो डेवलपमेंट है ही नहीं, या फिर कहीं पे भी कुछ काम अगर शुरू भी किया है तो वो आधा में ही छोड़ दिया गया है और पेंडिंग रख दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप अगर देखने जाएं तो ब्रिजेस ही मतलब बहुत सारे ब्रिज हम लोगों ने इनोग्रेट किया, कंप्लीट किया। रास्ता भी आप अगर जाएंगे तो बहुत सारे विलेज में भी आप अभी मतलब अच्छे रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ तो हमारे ऑपोजिशन वाले ही बोल रहे थे ऐसा रास्ता बना गया है बोल के, तो रास्ता भी बहुत सारे बनाया है, क्योंकि डेवलपमेंट ऐसा एक प्रोस्पेक्ट है ना, जैसे किसी गाँव में आप देखेंगे वहाँ पर रास्ता नहीं है, आपने रास्ता बना दिया, देखेंगे स्कूल ख़राब है, फिर आपने स्कूल बना दिया, फिर वहाँ बोलेंगे आपका हॉस्पिटल ख़राब है, फिर आपने हॉस्पिटल बना दिया तब पता चला पहले जो आपने रास्ता बनाया था वो ख़राब हो गया। ये साइकिल है, एक जगह पे सारी चीज़ें एक साथ कंप्लीट नहीं होती है। तो हर गांव में आप देखेंगे कुछ ना कुछ बना है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा विलेज कोई उठा के देखे कि वहाँ पे एक भी काम नहीं हुआ हो, ऐसा नहीं है। तो किसी जगह पे रास्ते का काम हुआ है, किसी पे हॉस्पिटल का काम हुआ है, कहीं कम्युनिटी हॉल का काम बना है, कहीं पे स्कूल का काम बना है। लेकिन हर गाँव को हमारे GTA के अंदर 112 विलेज है, तो हर विलेज में आपको काम दिखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि काम ही नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी विलेज अगर कोई भी ला दे, कोई ऑपोजिशन का पार्टी भी उनके एक मतलब अगर वो ला सकते हैं तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक ऐसा विलेज जिसमें आज तक GTA ने कुछ भी नहीं किया हम मान लेंगे, लेकिन हर विलेज में कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन 100% कंप्लीट कहीं भी नहीं है, कहीं पे हो भी नहीं सकता है, क्योंकि आप एक काम करेंगे तो पुराना वाला तो छूटता ही है, वो तो रह जाएगी। एक एलिगेशन ये है कि टिस्टा फ्लड विक्टिम्स जितने भी थे और जो अपना 3 अक्टूबर जो रेनफॉल हुआ था, हैवी रेन, उसकी वजह से जो लैंडस्लाइड्स वगैरह हुए थे, उनके जितने भी विक्टिम्स थे उनको जो कंपनसेशन करने का जो वादा किया गया था GTA ने उसे सही तरीके से पूरा नहीं किया। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है एक्चुअली, वो फिर वही इसीलिए सोशल मीडिया में आके बोलना पड़ता है कभी कभी। चीज़ें ये जैसे जब फ्लड आया था 2 चीज़ें होती हैं, पहले होता है आपको इमीडिएटली रेस्क्यू करना होता है, फिर देन आपको उन्हें रिस्टैब्लिश करनी होती है। तो इमीडिएटली रेस्क्यू का जो काम था GTA ने किया है, बाकायदा उनको जहाँ पे रखना था शेल्टर्स वगैरह दे के रेंट वगैरह पे के करवाया। उसके बाद उनकी जब सेटलमेंट की जब बात आती है तो 2 चीज़ें आती हैं। बहुत लोगों के पास जिसके पास ज़मीन थी उनको घर बना देने का जो काम था, सो एक लिस्ट हम लोगों ने सेग्रीगेट किया था कि आपको घर चाहिए या आपको कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि 2 अलग अलग प्रोविज़न है। क्योंकि जैसे जब डैम बना था NHPC का तब उन्होंने कंपनसेशन दे दिया था, फिर भी बहुत सारे लोग छूट गए होंगे वट एवर इट इज़। तो आपको घर चाहिए या कंपनसेशन चाहिए बोलने के टाइम में बहुतों ने चॉइस किया था घर, बहुत ने चॉइस किया था कि उन्हें कंपनसेशन चाहिए। तो कंपनसेशन जिन्हें चाहिए तो उन्हें घर का कैटेगरी से मतलब हटा दिया गया। अब घर बनाने के लिए भी जिनके पास इमीडिएटली ज़मीन थे उनका कुछ घर बना दिया, लेकिन टिस्टा का जो एरिया था वो सिंकिंग जोन था। आपने देखा होगा अभी भी बहुत सारे जगह पे वो मतलब रास्ते भी टूट रहे हैं, आसपास के कुछ घर भी टूट गए। तो जिनका घर बनाया था वो भी थोड़े से टूट रहे हैं, और टूटने के बाद भी एलिगेशन ये अच्छा नहीं हुआ, वो नहीं अच्छा नहीं हुआ, जबकि आप देखेंगे ज़मीन थोड़ा सा बैठ गया था, बैठने के कारण आपका एक कंस्ट्रक्शन टूट ही जाता है। तो फिर GTA ने डिसीजन नहीं लिया कि नहीं चलो हम घर नहीं बनाएंगे, विल कॉम्पेंसेट देम।
तो उसके कारण भी जितने लोगों का घर का उस था उन्होंने एक इंस्टॉलमेंट ले लिया। अब इंस्टॉलमेंट का तरीका भी ये रहता है कि आप अगर इंस्टॉलमेंट लेने के बाद आपका जो कंप्लीशन रिपोर्ट है आप दो कि आपने इतना यूटिलाइज़ किया, फिर आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट देगा। तो ऐसे जो लोग आए उनको मिला, जो लोग नहीं आए उनको अभी तक होल्ड में है कि एटलीस्ट उनकी सुविधा के हिसाब से वो बनाएंगे। और किसी किसी के पास ज़मीन नहीं था, इसीलिए उन्होंने वो इनिशियल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले लिया लेकिन घर नहीं बना पाए। तो उसका लैंड क्लियरेंस, क्योंकि आपको पता है GTA का जो बेल्ट है वहाँ पे कोई DI फंड का लैंड है, कोई फॉरेस्ट का लैंड है, तो लैंड मिलना मुश्किल है। रिसेंटली कालिम्पोंग का DM के थ्रू से एक अनाउंसमेंट हुआ और लैंड अलॉटमेंट हुई है, और जिनको लैंड अलॉटमेंट हुई है उनके पहला इंस्टॉलमेंट मिल चुका है। अब वो जैसे घर बनाते हैं आगे का काम उनका हो जाएगा। सो ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, मैं शुरू से वही बता रहा हूँ। जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पता नहीं वो ये सोचते हैं कि टिस्टा में फ्लड आ गया चलो अगले दिन जेब से पैसा दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उसकी कंपेंसेट करने के लिए मतलब हमारे पास भी कुछ दिखाना होता है। जिसका ज़मीन है हम तो इमीडिएटली दिखा के उनके एटलीस्ट घर का प्रोविज़न कर सकते थे, लेकिन जिनका ज़मीन ही नहीं था फिर भी हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट दे के वेट किए कि चलो एटलीस्ट घर हो, काम शुरू करो, काम शुरू करने के बाद आप आओ। और बाकी जो टिस्टा NHPC के थ्रू से है वो NHPC एक प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी के होने के बावजूद भी उन्होंने एक मोटा मोटी एक लमसम अमाउंट का उन्होंने सेंक्शन किया था, लेकिन बहुत लोगों ने अपोज़ किया। तो अपोज़ करने के बाद अब उन्हें रीसर्वे करके करनी है। अब प्राइवेट कंपनी को किस हिसाब से किस लेवल पे प्रेशराइज करके वो कर सकते हैं। सो वी आर स्टिल लुकिंग फॉर दैट। हमारी तरफ से जो इनिशियल कम्युनिकेशन हुई वो, एंड शायद मुझे जहाँ तक याद है सेकंड सर्वे भी हो गई है उनकी, रीसर्वे जो उनका डिमांड था वो भी हो गया है। तो वही इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के जो पक्ष है, GTA का जो पक्ष है, हम लोग क्लैरिटी में ही हैं, लेकिन हर चीज़ों पे जो पॉलिटिसाइज करते हैं वो मतलब ये प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, इतनी बात है। यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ मेरे टंग टिप पे आ रहा है, बट फिर भी बोलिए। में नहीं अभी नहीं जाना चाहूँगा। लेट इट बी, बिकॉज ये सेक्शन ही मैंने रखा था आपको अपना सफाई देने के लिए कि आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं। सो इट डजंट फील गुड दैट वे। बट हम सेशन के लास्ट में ही हैं, अंत की तरफ हैं अभी। एक क्वेश्चन बस अभी दिमाग में आया, वो करना चाहूँगा, उसके बाद हम एंड करेंगे। वो ये कि जितने भी कंटेंट आप बनाते हैं अनित थापा जी का डायरेक्शन रहता है उसमें कि ये वाला इसको थोड़ा देख लो, इसको बना दो, थोड़ा ये थोड़ा देख लो? नहीं, एक्चुअली क्या होता है बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे रहते हैं तो पॉलिटिकली पार्टी में हम डिस्कस करते हैं। अब पार्टी को लगे कि नहीं ये सही है सो वी पोस्ट इट, सिंपल। अनित थापा जी का डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं आता? मतलब हमारी पार्टी डेमोक्रेटिकली चलती है तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल का डिसीजन मैटर नहीं करता। सो पार्टी डेमोक्रेटिकली चलती है, सो वी ऑल डिसाइड नहीं चलो ठीक है, एंड वी एक्टेड लाइक दैट वे। हालांकि हम और भी कोशिश करेंगे। अभी तक अनित थापा जी को हम इस डेस्क पे नहीं ला पाए हैं और शायद वो बिजी हैं, या तो हमारा प्लेटफॉर्म अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि वो हमें देख पा रहे हों। सो वी विल वेट फॉर दैट पीरियड। और आपके ज़रिए अभी हम इनवाइट भी करना चाह रहे हैं उनको कि वो भी आएँ इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ में बातचीत करें, सो दैट काफ़ी सारा चीज़ हो सकता है कि आप भी अपने तरफ से क्लियर करना चाहते हो, या फिर हम भी कुछ सवाल पूछना चाहते हो और उसका जवाब तो हमें चाहिए, बिकॉज हमारे माध्यम से ही पब्लिक तक पहुंचती है सब कुछ। जो सच है वो पहुंचना चाहिए। I'll try to convey the message. Yes. So थैंक यू सो मच कि आप समय निकाल करके यहाँ पे आए। अभी इलेक्शन का समय है और आप लोग किस तरह से बिजी हैं वो चीज़ तो हम लोग सोशल मीडिया में देख ही सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाँ आपने कद्र किया कि इस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, आपने समय निकाला, आए आप यहाँ पे। हमें भी ये आशा है कि आपको बातचीत करके अच्छा फील हुआ होगा। नहीं, मैंने जैसे मैंने मतलब डिस्कशन के दौरान भी कहा कि कोई भी सवाल हो, मतलब GTA भागना नहीं चाहती, GTA हर सवाल का जवाब देना चाहती है, बस समय का फ़र्क है। कभी हो सकता है इमीडिएटली समय ना भी मिले, सो एटलीस्ट 2 days 3 days बैक एटलीस्ट विल बी अवेलेबल। तो सवाल जहाँ पे हैं एटलीस्ट जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।